कारगिल में ऐसा हुआ कि इंडियन आर्मी वाज एक्चुअली नॉट प्रिपेयर्ड, चाहे इसको ब्लाइंड फेथ बोल दो या म्यूचुअल वो होता है कि हाँ ये पिछले इतने सालों से चल रहा है तो कुछ नहीं है यहाँ पे। जब हम आर्मी में आए थे 71 वार के बाद 98 तक कुछ नहीं हुआ था, तो बहुत लोग ऐसे बोला करते थे कि वार देखी नहीं, ऐसे फौज की नौकरी करके आ गए। मेरा रेडियो ऑपरेटर जो है वो पीछे से चिल्लाना शुरू हो गया कि जो साहब बात करना चाहते हैं, साहब ऐसी साहब बात करना चाहते हैं। तो वो बोले कि साहब को आगे नहीं जाने देना है, साहब को रोको, साहब नहीं जाएगा। मैं बोला नहीं, मैं जाऊंगा। इसको मैंने बोला अपने ऑपरेटर को कि तू रेडियो स्विच ऑफ कर दे। आज मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं क्या बोल रहा था, नहीं करना चाहिए स्विच ऑफ। हालांकि यंग लड़का था, लेकिन तो उसने स्विच ऑफ तो नहीं किया। बोले साहब एक बार बात कर लो। मैं बोला तेरे को गोली मार दूंगा अगर मेरे नजदीक आएगा। उनके पास ऐसा क्या था? सब कुछ था, सारी एडवांटेज थी। पहले तो वो दे वर वेल सेटल्ड, दे वर सिटिंग ऑन हाइट्स। उन्होंने तैयारी कर रखी थी, उनके पास इक्विपमेंट पूरा था, उनकी वेपनरी पूरी वो थी, अपनी चॉइस की। 6-8 महीने आके बैठे हुए थे। जंगें वेपन से नहीं जीती जाती जी, जंगें हार्डकोर। आप कारगिल में थे सर? मैं बच्चा था, मैं देखता था जब आप लड़ रहे थे। यू आर कैप्चरिंग पॉइंट्स, आई वाज वाचिंग सर। तो उस टाइम में सर बहुत मतलब अजीब लगता था, क्योंकि हर दिन सर बहुत कॉफिन्स आते थे, कॉफिन्स बहुत आते थे। और मुझे याद है, जो इमेजेस मुझे याद है कि बरखा दत्त रिपोर्ट कर रही है स्टार का माइक लेके, कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर, जो मुझे विजुअल्स उस दिन के याद नहीं, है। मैं उसको थोड़ा सा एक बार, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में ना हमें नहीं समझ आता कि 71 वॉर क्या था, कारगिल वॉर क्या था, किसी बच्चों ने हमने नहीं देखा। और उसके बाद सर हाउ डिफरेंट, मतलब हम ये जो ट्रेजेक्टरी है ना, इसको मैं ट्रैक करना चाह रहा हूँ सर, कि 71 कारगिल और उसके बाद, क्योंकि वो आपने बचपन में आपने बोला ना मैंने 71 एज अ बच्चा देखा, तो वो कैसे ट्रेजेक्टरी चेंज हुई कि अब हम यार मार देते हैं और फिर इंडियन आर्मी बोलती है वी हैव नॉट डन दिस। नहीं, 71 का तो ये था कि इट वाज ऑल मतलब कि प्लान बाय अस, वी वर वेल ट्रेन्ड, और सारा कुछ उस टाइम पे इस तरह की तैयारी कर रखी थी, क्योंकि बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाना था। और बांग्लादेश में क्राइसिस था, बहुत बड़ा क्राइसिस था, और पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था। फैलाया हुआ पाकिस्तान का था, तो उसको तो टॉपिक हो रहने थे। 71 इज 50 ईयर्स। कारगिल में ऐसा हुआ कि इंडियन आर्मी वाज एक्चुअली नॉट प्रिपेयर्ड, चाहे इसको ब्लाइंड फेथ बोल दो या म्यूचुअल वो होता है कि हाँ ये पिछले इतने सालों से चल रहा है तो कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तानी, दैट्स व्हाई वी से दैट वी कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान। उनको कहीं ना कहीं पे वो खुनस से जो ग्लेशियर हमारे पास आ गया हुआ था, सियाचिन ग्लेशियर, उसका जब ये सियाचिन वगैरह हुआ था, तो उस टाइम पे मेरे को पता है कि बेनजीर ने इनको चूड़ियाँ भी भेजी थी कि तुम चूड़ियाँ पहन लो जनरलों के लिए, पाकिस्तानी जितने भी जनरल्स हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2-4 बार जियोलग के टाइम के बाद 2-4 बार ये प्लान बना के लेके गए कि व्हाट कैन बी डन, वापस ग्लेशियर लेने के लिए। और तो 2-3 बार लोगों ने मना कर दिया कि नहीं यार तुम हर बार हार के आ जाते हो, बेइज्जती होती है हमारी चटों पर। ये उनको बताया गया जनरलों को कि नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुशर्रफ जो है ये ना जिया-उल-हक का कभी बड़ा खास बंदा रहा हुआ था, और सबसे बड़ी चुभन इसको थी। एक उस टाइम पे जब ग्लेशियर हुआ तो ये उस टाइम पे उसी जगह पे पोस्टेड था कहीं पे, जब सियाचिन हमारे पास आया, ऑपरेशन मेघदूत। हाँ, मेघदूत जब शुरू हुआ इनिशियली जी, तो इसको ये था कि मैं कमांडो हूँ, पाकिस्तान आर्मी में का कमांडो ही था वो, तो मेरे हाथ से ये ग्लेशियर जो है गया है, मेरे सामने गया है, तो इसको वापस लेना है। कुछ लोग, कुछ पॉलिटिशियंस, मैंने बार बार आर्टिकल्स पढ़े हैं इसके ऊपर कि सियाचिन इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, और अंग्रेज लोग लिखते हैं सर, जो बहुत अच्छी अंग्रेजी होती है ना, जो वॉर में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते, इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट विच इंडिया शुड डीमिलिटराइज। इंडिया को यहाँ से मिलिट्री खींच लेनी चाहिए। योर क्विक ओपिनियन ऑन दिस? नो, एब्सोल्युटली ब्लंटली नो। पीओके के बारे में सोचना चाहिए ना सर? बिल्कुल हम 1 इंच में नहीं छोड़ सकते, सिंपली कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है उसके साथ देयर इज नो कंप्रोमाइज एट ऑल। ठीक है, व्हाटएवर कास्ट, ठीक है, नो इश्यूज। डन सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, सो मैं बता रहा था, तो ये जब ये यहाँ से एक तरफ तो नवाज शरीफ और हमारे वाजपेयी साहब जाके लाहौर में मिले, यहाँ से बस में गए थे ये सारे लोग, हमारे को लग रहा था कि सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दैट टाइम क्वाइटली मुशर्रफ साहब, द चीफ ऑफ आर्मी साहब, ये प्लान कर रहा था कि ये
हाइट्स जो है किस तरह से ऑक्यूपाई की जा सकती हैं। और बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जो वो भी विंटर्स में खाली कर देते हैं, हम भी विंटर्स में खाली कर देते थे कि नो पॉइंट यहाँ पे। तो उन विंटर्स में उसने यहाँ की रैकी करवाना शुरू की। जब रैकी करवाना शुरू की तो उन्होंने आके देखा कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। थोड़ा और आगे गए तो यहाँ पर भी कोई नहीं है। 10 किलोमीटर लेफ्ट जाओ, वहाँ पर भी कोई नहीं है। ऐसे करते करते उन्होंने देखा ये तो काफ़ी जगह खाली पड़ी हुई है। अभी मुशर्रफ ने डायरेक्शन दी कि आप वहाँ पे संगड़ बनाना शुरू करो, पोस्टें वास्टें बनाना शुरू करो, रसद में भेज रहा हूँ, सप्लाईज आई विल बी सेंडिंग। और जब तक वापस समर्स आती, अप्रैल मई का महीना आता, तो फिर देखेंगे क्या करना है। अब जब ये हुआ कि ये करते करते तब तक वो उन्होंने दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ वेल इन पहाड़ियों पे, मशको, द्रास। ये कौन-कौन से सेक्टर्स हैं, कौन-कौन सा डिस्ट्रिक्ट? हाँ, मैं आपको बटाली सेक्टर है, द्रास सेक्टर में मशको भी आता है, हनीफुद्दीन सेक्टर है। तो ये जगह इन्होंने लगभग 150-200 किलोमीटर तक अपने लोग बिठा लिए। अब क्या होता है कि इनका एजेंडा क्या था? दे वांटेड टू टेक नेशनल हाईवे जो है डोमिनेट करना। और एक बार नेशनल हाईवे डोमिनेट हो गया, जम्मू कश्मीर को, लेह लद्दाख, मतलब जोजिला से आगे जो है उसको अपने कब्जे में ले लेना, तो ले अपने आप हमारी तरफ आ जाएगा, कट ऑफ हो एंड जाएगा। हाँ, बाकी सारा एयर मेंटेनेंस ही है, तो वो हम होने नहीं देंगे, और ग्लेशियर अपने आप हमारे पास आ गया। प्लान वाज फैंटास्टिक। पाकिस्तान का जो प्लान था वो बड़ा, लेकिन ये टेक्टिकली फेल हो गए सारे वहाँ पे। बाकी जो प्लान बनाया हुआ था ना, उसमें तो एक तो आर्मी बेकार निकली पाकिस्तानी, कि ऐसी जगह पर बैठ के वापस उनको वहाँ से भागना पड़ा। इट इज बिकॉज ऑफ द गट्स ऑफ इंडियन आर्मी। और दूसरा जो है, हाइट्स पे बैठे, प्री प्लान किया, प्लान बहुत अच्छा था, आप सब कुछ खुद कर रहे हो, और उसके बाद आपको भागना पड़ रहा है, तो फिर क्या मतलब है ना। दैट इज सो उसके बाद क्या हुआ कि जब इंडियन आर्मी को पता लगा, तो जितने भी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट थी ना, उस डिप्लॉयमेंट में से भी एक ब्रिगेड जो है इलेक्शन करवाने के लिए आया हुआ था यहाँ पे नीचे। पूरी फोर्सेस जो एक डिव हेडक्वार्टर था वहाँ पे, वो भी नहीं थे वहाँ पे लोग। भाई इधर टोटल 2 डिव थे वहाँ पर, लेह में एक 114, एक और एक इनका 70 ब्रिगेड था। अब क्या होता है कि जब इनको इनिशियली पता लगा कि वो जो अभी वो क्या नाम है, वो गडरिया जिसकी डेथ हो गई है, नाम बोल रहा हूँ उसका, अभी मिल के आया था, लास्ट ईयर आई मेट हिम। तो उसने वो अपने बेड़े बूढ़े लेके ऊपर गया होगा, तो उसने ऊपर जाके देखा कि ये तो कुछ अजीब से लोग हैं, दे आर नॉट इंडियन आर्मी। तो वो वापस, चरवाहे बोल रहे हैं आप? हाँ, चरवाहे, वो गडरिया चरवाहे जो भी है, ले वाले। तो इट इज अलग अलग नाम है, लेकिन सो ताशी नाग्याल दैट जो। तो ताशी ने जब ऊपर जाके देखा, इट वाज इन बटालिक सेक्टर, तो वो भाग के आया नीचे। तो उसने आके इंडियन आर्मी की वहाँ पर 3 पंजाब यूनिट थी, 3 पंजाब में बताया कि ऐसे ऐसे ऊपर। तो पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, फिर ब्रिगेड हेडक्वार्टर में गए, तो ब्रिगेड हेडक्वार्टर में जाके बताया कि ऐसे ऐसे कुछ लोग आके बैठे हुए हैं जो अपने नहीं हैं। तो जो न्यूज़ आपको भी सरप्राइज करे तो आप आसानी से तो नहीं मानोगे, लेकिन फिर भी इन्होंने अलग अलग जगह पे पेट्रोल भेजना शुरू किया। तो जहाँ जहाँ पर भी पेट्रोल गई, तो वहाँ पर उनके ऊपर फायर आया। अगर पाकिस्तानी नहीं होते या कोई बैठा नहीं होता तो फायर नहीं आता। जैसे अमोल कालिया को इसको अपने द्रास सेक्टर में इसको भेजा गया था, तो वो उनके साथ कुछ गलत किया गया था। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब है कि ये कहानी एक बार बताइए प्लीज, बच्चों को नहीं पता ये कहानी, थोड़ा सा बताइए इसको। हाँ, मैं बताता हूँ कि ये अपनी टीम के साथ गया था। तो पहले इसकी एक पेट्रोल गई है, इट वाज द फर्स्ट पेट्रोल जो इन्होंने यहाँ से भेजी थी। तो इनका अपना एरिया था। हाँ, तो इनको लगा कि जाते हैं वहाँ पर, तो ये जब तो वेट करते रहे। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे पूरी पेट्रोल, तो उन्होंने चारों तरफ से इनको टैप कर दिया। कुछ को तो इनिशियली मार दिया, कुछ को पकड़ लिया, पकड़ के फिर इनको टार्चर करना शुरू कर दिया। और टार्चर करते करते, मतलब कि इनह्यूमन जिसको बोलते हैं ना, पहले उनकी आंखें निकाल ली कि हाँ, निकाल दी। फिर उनके जो है ईयर ड्रम पंक्चर किए, ठीक है। फिर उनके मस्तक में कील गाड़े गए। कहाँ पे? सर में, ठीक है, कील गाड़े गए, नेल्स। उसके बाद
उनके प्राइवेट पार्ट्स वर चॉप्ड। हाँ, चॉप। उसके बाद उनके बट्स जो है वो मतलब सिगरेट बट से उनकी थाइस पूरी वो जो है जली हुई मिली। तो व्हाट नॉट, मतलब कि जो कोई कर सकता है। beheaded also बिहेडेड, कालिया का बिहेडेड नहीं था, लेकिन सब कुछ जितने भी पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो सारे जो है डिस्ट्रॉयड थे, पंक्चर्ड थे। और वो बैठ के ना तसल्ली से जैसे कारपेंटर काम करता है ऐसे किए हुए थे, ऐसे किए हुए थे। तो उसके बाद जब डेड बॉडी मिली है तब जाके ये पता लगा, आफ्टर मंथ्स, ठीक है, आफ्टर मंथ्स। उसके बाद एक मेजर सर्वनन थे, उनकी पेट्रोल बटालिक सेक्टर में गई आल्सो। तो आस्ते आस्ते ये पता लगना शुरू हुआ कि लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इनिशियली यही था कि ये मिलिटेंट्स हो सकते हैं, ये कुछ और लोग बैठे हुए हैं जो अफगानी हो सकते हैं, पाकिस्तानी हो सकते हैं, या जो भी है मिलिटेंट से मुजाहिद होंगे, यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं। बट जो उन्होंने वेपनरी यूज़ की और जिस तरह की उनके पास इंफॉर्मेशन थी, फिर ये लगने लगा कि दे कैन नॉट बी मिलिटेंट्स, they are professionals, दे आर आर्मी। और आर्मी वाले ही कोई प्राइवेट कपड़े, पठानी सूट पहना हुआ, ये वो तो इस तरह से। वो तो जब फाइनली ऑपरेशन में हमने स्वीप करना शुरू किया, पोस्ट टेक ओवर करना शुरू की, तो पता लगा वहाँ पर कोई सिविलियन था ही ना। दे ऑल वर पाकिस्तानी आर्मी, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वगैरह सारे थे, बलूच प्लाजा के लड़ रहे थे वहाँ पर, बलूच फोर्सेस। तो ये था। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से हमारे को यहाँ से खदेड़ा जाएगा। अभी आपने बीच में बोला था कि डेड बॉडीज आ रही थी, कॉफन्स आ रहे थे। इंडियन आर्मी का आपको मैं 2 ब्यूटीज बता देता हूँ। एक तो ये है कि जब आता है देश की बात, तो ये नहीं देखती कि मेरे पास क्या है, मैं किसके साथ लड़ूंगी। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास उस तरह की वेपनरी नहीं है, मैचिंग जो आपके ओपोनेंट के पास क्या था ऐसा है, उनके पास ऐसा क्या था? सब कुछ था, सारी एडवांटेज थी। पहले तो वो दे वर वेल सेटल्ड, दे वर सिटिंग ऑन हाइट्स, उन्होंने तैयारी कर रखी थी, उनके पास इक्विपमेंट पूरा वो था, उनकी वेपनरी पूरी वो थी, अपनी चॉइस की 6-8 महीने आके बैठे हुए थे। और हम तो फ्रेश जाके चढ़ रहे थे, सीधा क्लाइंबिंग। मेरे को पता है कि वो फिक्स लाइन पे जो है हैवी मशीन गन्स लगी हुई हैं, ऊपर पे वो लगा के बैठे हैं पूरा, मतलब वो लगा के बैठे हुए हैं। और जाने का एक यही रास्ता है जहां से मैं जा सकता हूँ, तो उसमें तो कैजुअलिटी होगी। तो ये मेरे को पता है कि मैं अपनी टीम के साथ 15 बंदे लेके जा रहा हूँ, हम सब ने 15 के 15 नहीं मारना है, बट दे नेवर स्टॉप्ड। और इंडियन आर्मी को ठीक है यार, 150 करोड़ में पैदा हो रखे हैं, कौन मरने मराने से डरता है। बात देश की है और वो सुरक्षित होना चाहिए। हमारे जितने भी सिटीजन ऑफ कंट्री हैं, मेरी ड्यूटी है कि बॉर्डर सेफ रखना, सिक्योर रखना, ठीक है, ताकि किसी भी तरह की जो है हमारे सिटीजन्स के ऊपर, मेरे जितने भी हिंदुस्तान के आवासी हैं उनके ऊपर किसी भी तरह की मतलब है कि आंच ना आए। तो उसके लिए आई हैव टू डू एवरीथिंग। तो इंडियन आर्मी वहाँ पर डरी ही नहीं। डरी क्या मतलब है कि इनको ये था कि खाली कराना ही कराना है, जा रहे हैं, मर रहे हैं और चढ़ रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी हो रखा था कि एलसी क्रॉस नहीं करनी है। वो अगर होता ऑप्शन हमारे पास तो हम पीछे से जाके कहीं और से ठोक के आ गया था, हाँ, और भी कवर आके चढ़ सकते थे। ये क्यों उस टाइम तक ये क्यों था, मतलब व्हाई वाज दिस? मतलब इसको एथिक्स बोलते हैं सर। मैं इसको ना उस टाइम मैं कह रहा हूँ, हम इतने गुड बॉय क्यों बनते हैं? हम जब नहीं, गुड बॉय नहीं, हमारी इंडियंस की आदत है कि ये एक लाइन है ना, तो हमारे को ये होता है कि अगर ये लाइन नहीं क्रॉस करनी है तो हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि लाइन क्रॉस ना की जाए। लेकिन पाकिस्तान की आदत है कि ये लाइन वो चौथी भी क्रॉस करने की कोशिश, जो लाइन दे दोगे, देयर इज नो लिमिट, ट्राई टू क्रॉस इट, कमीने का कोई लिमिट नहीं है। एग्जैक्टली। तो जो डायरेक्शंस हमारे को थी वो क्लियर कट ये थी कि ये सारी पहाड़ियाँ खाली भी होनी है और क्रॉस भी नहीं करना है। अच्छा, ये एज अ जस्ट ऑपरेशन में पूछ रहा हूँ, व्हाई नॉट एयर रेड्स? वो हाइट पे हैं, ठोक के ऊपर से हुए थे, लेकिन जिन हाइट्स के ऊपर वो बैठे हुए थे ना, वो बहुत हाइट, वहां पर देखो, हम बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन आर्टिलरी और एयरक्राफ्ट जो है ये एरिया वेपन है। ये यहाँ पर आके नहीं गिर सकता। ये आके साउथ दिल्ली में 2-3 कहाँ गिरेंगे नहीं पता। अच्छा। तो ऐसे हैं,
तो यहाँ पर कैसे गिर जाएगा? एग्जैक्ट वो पोजीशन। इधर भी गिर सकता है, वो इधर भी गिर सकता है, इधर गिरा तो वो 2 किलोमीटर नीचे गिर रहा है, तो उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। एकदम पिन पॉइंट पीक पे चाहिए आपको। और पीक पे चाहिए तो पीक पे तो नहीं जाएगा, ओके। एग्जैक्ट उस जगह पे नहीं जाएगा। सो आर्टिलरी कुछ हद तक कि हाँ, वो क्योंकि बोला गेम चेंजर बोफोर्स ही थे। बोफोर्स वहां से गेम चेंजर, बोफोर बदनाम हुआ तो ही थी, लेकिन बोफोर ने ना जो काम करके दिखाया ना वहां पे, क्यों, कैसा क्या, पाकिस्तान है ऐसा क्या बताइए? नहीं, वो बोफोर्स का ऐसा था कि जब यूज होना शुरू हुई तो जहां पर भी वो गई ना तो वो डिस्ट्रक्ट करती गई। ये खाली इन्फेंट्री की बहादुरी नहीं है, मैं मानता हूँ कि बोफोर्स ने, आर्टिलरी ने बहुत तगड़ा काम किया है इस लड़ाई में। इन्फेंट्री ने तो किया ही किया है, लास्ट में जाके फाइनली उसको लड़ना ही लड़ना होता है। सारे परमवीर चक्र जो हैं ये जी जी। फाइनली ऊपर पहुंचते हैं। और बोफोर्स में भी ये होता है कि अगर आप कोई पत्थर के पीछे बैठ गया तो बोफोर्स भी क्या करेगी, बट बोफोर्स ने एरिया में काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। और उसके फटने के बाद उसका कॉम्बिनेशन ऐसा था कि डिस्ट्रक्शन ज़्यादा थी। उसके बाद वो एक माइंड सॉर्ट ऑफ एक वो प्रोजेक्टाइल छोड़ जाती है कि उसके बाद भी अगर आप उससे गुजरते हो तो वो माइंड का काम करती है। तो अगर गलती से उसके आसपास आ गए आप या उसके ऊपर पैर आ गया तो इट विल आल्सो ब्लास्ट एंड तो बहुत बढ़िया काम था बोफोर्स का इसमें। तो आर्टिलरी, हाँ, और एयर रेड्स इन्होंने मतलब मैं कह रहा हूँ किए हम एडवांस होते थोड़ा, मतलब एडवांस आज की स्थिति में, जैसे आप थोड़ी सी कैजुअलिटी कम होती, थोड़ी सी क्या ज्यादा कैजुअलिटी कम होती है। अगर मिसाइल रॉकेट्स 525 मरे हैं, मिसाइल रॉकेट्स ड्रोन्स, बहुत सारी चीजें उस तरह की सॉइल पे काम नहीं करती हैं जिस तरह के वो माउंटेन्स हैं और जिस तरह की क्लिफ्स हैं ना। एयर वहाँ का भी पे- है ना सर, मतलब इंजन्स काम करना थोड़ा, मतलब एफिशिएंसी, हाँ, हाइट। वो सब कुछ है, ऑक्सीजन है ही नहीं आपका वहाँ पे। बटालिक सेक्टर 17,000 feet। 17,000 फीट। सो ये सारी चीजें तो इम्पेक्ट करती आप हैं। अपनी वो बैटल स्टोरी बताइए please। किसकी? वो अपनी 17,000 feet बटालिक सेक्टर वाली खुद की ओके स्टोरी। हाँ ओके ओके ओके। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि पहली बात तो मेरी यूनिट जो है ना हाँ। वो 43 टेम्परेचर से लगभग माइनस में गई थी वहाँ पे। अच्छा वी वर एट हैदराबाद, अच्छा। और हैदराबाद की गर्मी एंड तो आप लोग कश्मीर से फिर हैदराबाद, ये कश्मीर से हम हैदराबाद आ गए थे पोस्टिंग, ओके ठीक है। 95 में हम कश्मीर से कहाँ पे आते हैं, हैदराबाद, और 99 में वापस जो है हमारे को कारगिल जाना था, नॉर्मल पोस्टिंग। ओके। लेकिन जाने से 1 महीना पहले ही ये कार्रवाई शुरू हो गई और हमारे को इमीडिएटली, मतलब है कि पहले ट्रेन से फिर ट्रक से, जो कुछ भी नॉर्मली 12-15 दिन लगते हैं और हमारे को 5 दिन में वहां पर पहुंचा दिया गया था, ठीक है। और 43 ये डिग्री से कुदरत का कानून है कि आप अलग माहौल में जाके ना वहां पर आपको एक्लेमेटाइज होना Acclimatize। पड़ता है, आप जी। ऐसे सरवाइव नहीं कर सकते, और उस तरह की वेपनरी चाहिए होती है। जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनकी रैकी होती है, आपको सारा अम्युनिशन जो है उसके लिए हमारे पास और कुछ नहीं होता है, अपने रिसोर्सेज से जो अम्युनिशन कैरी करना होता है, तो वो सारी फैसिलिटी नहीं थी क्योंकि प्रेशर इतना था। और प्रेशर इसलिए वाजिब प्रेशर था, प्रेशर ये था कि वापस विंटर आने से पहले पहले ये सब कुछ खाली करना है, वापस विंटर आने से पहले पहले ये सारी पहाड़ियाँ खाली होनी है। तो अचानक जो है इधर उधर से फौज मोबिलाइज करना वो डिफ़िकल्ट होता है। सो आई विल कम बैक टू माय यूनिट। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमारे को बटालिक सेक्टर में भेजा गया। उस टाइम पे 111 GR पहले से उधर थी, वो भी ग्लेशियर से आई थी, तो ग्लेशियर से आई थी, पूना जा रहे थे वो, तो उनको वहाँ पे रोक लिया कि चलो इधर। 5 पैरा की एक कंपनी थी, वो भी ग्लेशियर से आए थे, वो इधर जा रहे थे, तो उनको बोला चलो इधर। उसके बाद 12 जैकलाई, वो भी कहीं से कहीं मोबिलाइज कर रहे थे, तो बोला नहीं रुको, गो अंडर 70। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग इट इज, जैसे अब आपको पता चल रहा है एज अ सोल्जर, मैं आपको क्या बताऊं, वॉर आ रहा है, वॉर इज कमिंग भाई, फौजी तो मेजोरिटी तो खुश होते हैं अभी हर गेट एक के दिल के एक्साइटेड अंदर ना कि लाइफ टाइम ये मौका मिला नहीं। तो बहुत सारे, मैंने जब हम आर्मी में आए थे 71 वार के बाद 98 तक कुछ नहीं हुआ था, तो बहुत लोग ऐसे बोला करते थे कि रिटायर हो गए बिना वार वॉर के। देखी ही नहीं, हाँ। ऐसे फौज की नौकरी करके आ गए। हाँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे एक्साइटेड कि चलो हमारे को भी मौका मिला, और ये बहुत बड़ा ऑनर होता है कि किसी वार में पार्टिसिपेट करना। जी जी जी। इससे बड़ा कोई ऑनर नहीं है कि फाइनली आपको वो मौका मिला है जहां पर You आपने can देश serve- के लिए प्रूव करना है serve, हाँ। और पूरे वर्ल्ड को मैसेज देना है कि व्हाट टाइप ऑफ आर्मी इंडियन आर्मी इज। तो ऐसा मौका तो कौन ग्रैब नहीं करना चाहेगा। जी। और
अगर वो बात नहीं होती तो इतनी कैजुअलिटी नहीं होती। कंपटीशन order थे, चल वो रहा तो था थे। कि मैं लूंगा मैं हाँ, लूंगा। मैं लूंगा, मैं जाऊंगा, हाँ 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 और सबको ये था कि मेरे से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। ये प्रूव करने के चक्कर में इतनी कैजुअलिटी हुई। तो दैट इज, तो जब हम वहां पर पहुंचे तो बाकी सब जगह हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था खालूबार। क्या क्या? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारी यूनिट को मिला था वो था खालूबार। खालूबार। हाँ, अच्छा। खालूबार वाज ए नेम ऑफ ए हिल। वहां पर जाके हमने जो है उसका कब्जा करना था, और हमारे साथ 111 GR ने आना था वापस। तो आई विल टेल यू कि ये हमारी चार्ली कंपनी, मोहम्मदन कंपनी, ये अंडर मेजर अजीत ये क्लाइम की है वहाँ पे। और जब ये ऊपर पहुंचे तो इन्होंने टेक्टिकली, अजीत सर ने बोला उनको कि नारा लगाओ, तो उन्होंने नारा लगाया, हमारे वाले बंदों ने नाराए तदबीर। तो ऊपर पाकिस्तानियों को लगा कि अपनी रीइंफोर्समेंट आ गई है, अपनी पाकिस्तान वाले ही आए हैं, तो उन्होंने ऊपर से बोला अल्लाहू अकबर, और इनको हाथ पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ाया। और जब ऊपर पहुंचे और जब 1 to 1 एक दूसरे को देखा ना, बोला नहीं यार ये दूसरे, तो वहां पर सबसे ज्यादा हमारी कैजुअलिटी हुई है। वी लास्ट 7-8 बॉयज देयर। पाकिस्तानी भी 12-15 मरे वहां पे उसी पे। और उसके बाद जो है खालूबार पे मैं आपको बताता हूँ कि 30 लड़के हमारे वहां पर गए थे अंडर मेजर अजीत, और 9 वापस आए, बाकी सारे वहां पर शहीद हुए। और 3 दिन वो वहां पर लड़ते रहे, 3 days। तो खालूबार जो है आज की डेट में अगर इंडिया के पास है, उसमें बहुत बड़ी कुर्बानी जो है वो 22 ग्रेनेडियर्स की, मेजर अजीत और चार्ली कंपनी की है। और उसके बाद मेरे को टास्क दिया गया था पॉइंट 5465 कैप्चर करने के लिए। जब ये 5465 का आया तो मेरे सीईओ ने मेरे को बुलाया और मेरे को बोला कि पहले मैं चार्ली कंपनी में था, बाद में किसी और कंपनी में डाल दिया, लेकिन वो दोज बॉयज वर वेरी न्यू टू मी। तो चलो मैं अभी आपको डिटेल में सुनाता हूँ ये कहानी, इट विल टेक टाइम। अब क्या होता है कि मेरे सीईओ ने मेरे को बोला कि यार बहुत ज़्यादा प्रेशर है और मेरी तबीयत भी ठीक। तो सीईओ का क्या था कि सीईओ वाज सिक, उनको बीपी 120/25 2/200 इतना उनका बीपी चल रहा था। और सारे बोल रहे हैं, हमारा जो आरएमओ होता है, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, वो बोल रहे हैं कि इनको इवेक्यूएट करना पड़ेगा, इनको ले भेजना पड़ेगा हॉस्पिटल में या श्रीनगर भेजना पड़ेगा। लेकिन ही वाज नॉट रेडी कि जब तक 0.5465 जो है वो कैप्चर होता तो मैं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। तो उसने मेरे को बोला कि यू गो, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना चाहता, दिस वर क्लियर कट ऑर्डर। मैं बोला ठीक है सर मैं जाऊंगा, लेकिन ऑल दिस बॉयज आर न्यू टू मी। तो वो मेरे को फिर उन्होंने बोला कि आई नो दे आर न्यू, और मैं बोला मैं किसी का नाम भी नहीं जानता। तो बोला मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं यार, 5465 लेना है। तो मैं बोला ठीक है सर, लेने का तो मेरे को पता नहीं है, बट आई प्रॉमिस यू दैट इफ आई डोंट टेक इट आई विल नॉट कम बैक टू यू। तो उसने मेरे को बोला आर के यू विल टेक इट ऑल्सो एंड यू विल कम बैक ऑल्सो, आई एम श्योर। और आई वॉज यंग लेफ्टिनेंट दैट टाइम, 6 महीने की, 6 month ऑफ कमीशनिंग सर्विस। अच्छा। अब क्या होता है अभी कि एज क्या थी आपको उस टाइम? मैं 31 रहा हूँगा। ठीक। हाँ एज तो, लेकिन कमीशन सर्विस अभी 6 महीने पहले ही कमीशन हुआ था। ठीक। अब क्या होता है कि इन लड़कों के साथ जाके, ये 5203 पे बैठे हुए थे ये लड़के, तो इन लड़कों से जाके मैं मिला तो मैंने उनको बोला कि यार ऐसे ऐसे है कि मेरे को ये बताओ कि पहले वॉलंटियर कौन है मेरे साथ चलने के लिए। तो उनका एक ही क्वेश्चन था कि क्या हुआ साहब। तो मैंने बोला कि यार मैं सीईओ को ये बता के आ गया हूँ कि मैं 5465 पे जा रहा हूँ लेने के लिए, और मेरे साथ जो लड़के बांटे गए हैं वो आप लोग हो, और आप लोगों में से जिसको भी ये है कि मेरे को तकलीफ़ है, दर्द है, दुख है, वो यहीं पर रुक जाए, वो मेरे साथ नहीं जाएगा। और मैंने सीईओ को ये भी बोला है कि अगर मैं 5465 नहीं ले पाया तो मैं ज़िंदा आपके पास वापस नहीं आऊँगा। तो लड़के सारे इकट्ठे हो जाए। अच्छा ये अल्फ़ा कंपनी के अहीर लड़के थे, यादव। तो ये बोले साहब आपने तो उधर प्रॉमिस कर दिया, तो अभी ये तो हमारी कौम का भी सवाल है, तो हम कैसे। रजांगला आपने नाम सुना है जी। जहाँ पर 122-25 लोग अंडर मेजर शैतान सिंह जी। सारे वहाँ पे जी। तो बोलते हैं, इन्होंने मेरे को बोला कि हम उस जो ना यादव हैं हम। हाँ। तो रजांगला आपने सुना हुआ है साहब। मैं बोला यस। तो बोला हम लेके आएंगे, नहीं तो कोई भी जिंदा वापस नहीं आएगा। उन लड़कों ने एक ही बात बोली कि हम लेके वापस आएंगे, नहीं तो हम भी जिंदा नहीं आएंगे। आपका प्रॉमिस जो है हम अपहोल्ड इट। हाँ।
मैंने 20 लड़के छांटे, 22-23 थे, उनमें से 2-3 को जेन्युइन प्रॉब्लम थी, तो 20 लड़के छांटे। दोबारा मैंने उनसे पूछा कि कोई दिक्कत, तो वो बोले कोई दिक्कत नहीं है। उनमें से एक तुलाराम करके था, वो बाहर आ गया, बोला किसको दिक्कत हो सकती है साले को। वो सबसे जूनियर था, वो अपने सीनियर को बोलता है इनमें से किसको साले को दिक्कत हो सकती है, किसी को दिक्कत नहीं है। और दूसरा था एक लीडर ऐसे बनते हैं सर, ऐसे अचानक। बनते हैं हाँ, लीडर। हाँ, हाँ, आई सैल्यूट हिम। मैं हाँ। मतलब अफसर था, वो सिपाही था, हाँ, लेकिन उसका जोश से मेरा मुराला ही हुआ है। हाँ, ठीक है। उसके बाद एक था अबे साहब, हाँ, बोला साहब आप ये कौन सी डेमोक्रेसी है, फौजी है ये, ऑर्डर दो, जाएंगे आगे आगे। ठीक है। उसका ये कहना था कि पूछ क्या रही हो सिपाही से, ऑर्डर दो, उसको काम बोलो होगा। कि चलो। हाँ, तो आई वाज मतलब कि हैप्पी इनसाइड की, या ऐसे बंदे हैं, ऐसे 2 ही चाहिए, हार्डकोर। हाँ, ऐसे 20 नहीं चाहिए आपको, ऐसे 2 ही चाहिए हाँ। और टास्क कंप्लीट हो जाता है। अच्छा। हाँ। हाँ, अब मैंने उनको बोला कि सिगरेट बीड़ी कौन पीता, सारे ही पीते थे, हाँ, तो सब ने हाथ खड़ा किया। मैं बोला डिपॉजिट करो वहां पे। अच्छा। और मैं भी पीता, मैं अभी 10-12 साल हो गए छोड़ दिए मैंने। हाँ, हाँ, तो मैंने भी अपने भी निकाले पॉकेट से, तो मैं बोला 5465 कैप्चर करने के बाद हम सिगरेट पियेंगे, उससे पहले सिगरेट नहीं पिया जाएगा। ठीक। तो सारे बोले साहब एक बीड़ी पी लूंगा, एक पीने दो साहब। तो ने फटाफट सही कईयों ने इंसेंटिव तो दे रहे सर, कह हाँ, रहे हैं, आपने इंसेंटिव भी सही रखा। हाँ, हाँ, तो कईयों ने एक के बजाय 2 लगा दी इकट्ठी। हाँ, कि हाँ, तो पी के, लेकिन रिलीजियसली हाँ, सबने, कि जैसे होता है ना ऐसे ट्रुप्स चाहिए होते हैं आपको, कि रिलीजियसली कोई छुपा भी सकता था, एक आधा इधर उधर कर सकता था, सब ने अपने माचिस भी और वो भी सब कुछ वहां पर फेंक दिया। और हमने 2-2 पूड़ी खाई, जो पता नहीं कितने दिनों की पड़ी हुई थी, खा पी के तो वी मास्ट। और ये तुलाराम जो है ये वॉलंटियर हो गया कि आई लीड। दूसरे नंबर पे एक और लड़का था, तीसरे नंबर पे मैं हूँ, दूसरे नंबर पे राम निवास था एक हवलदार करके, तीसरे नंबर पे मैं हूँ, और चौथे नंबर पे रेडियो ऑपरेटर था हरिनंदन करके मेरे साथ। और ये अबे साहब को मैंने पीछे लगा दिया कि साहब आप RLO जो है और MMG के साथ रहो, क्योंकि अगर स्पोर्ट वेपन कहीं पे जरूरत पड़ती है फायर करने की, तो कोई होना चाहिए उनके पास भी सीनियर बंदा। तो दिस JCU अबे साहब जो है ये बस नायब सूबेदार, लेकिन इसको पता था कि कैसे फायर डलवाना है, क्या करना है। और पूरे रास्ते में देखा कि जो ऑर्डर ऑफ मार्च था ना वो चेंज नहीं हुआ। ऑर्डर ऑफ मार्च में मतलब कि जो कौन लाइन कैसे बनी चल रहा है। हमारी, हाँ, हाँ, कि कौन से नंबर पे चल रहा होगा। नॉर्मली ये होता है कि अंधेरे में रात में कोई आगे चले जाता है, कोई पीछे चले जाता है, नहीं पता लगता जब इतने लोग जा रहे होते हैं। लेकिन इन्होंने ऑर्डर ऑफ मार्च नहीं। और दूसरा जो इनकी स्पीड देखी मैंने, हर कोई जल्दी से जल्दी जाके पहुंचना चाहता है। मैं बीच में बताना चाहूंगा कि 5465 एक ऐसी जगह पे था, बीच में 2 इंटरमीडिएट पॉइंट आते थे। अच्छा। एक पॉइंट था वाल एरिया। उसको वाल एरिया क्यों बोलते थे, क्योंकि वो एरिया जो है वो पाकिस्तानियों ने एक मतलब कि स्टोन्स की वाल बना रखी थी, जहां से वो कवर लेके हमारे पर फायर डाला करते थे 5203 पे। ठीक है, कि इस तरफ से कोई भी अटैक आएगा तो यहाँ से फायर डालेंगे। और दूसरा पॉइंट था उसको हेलमेट एरिया बोलते थे। वो इस शेप में था जैसे हेलमेट लगता है। वहां से आरएल का तो नहीं, आरपीजी एक वेपन होता है, RL साइड ऑफ, जहां से उसका फायर डालते थे वो 5203 पे। तो मेरे को पहले ये 2 आरपीजी कंधे पे रख के डालता। हाँ वही हाँ। जो सनी देओल टाइप हाँ, है। हाँ, पहले मेरे को वॉल एरिया क्लियर करना है, फिर हेलमेट एरिया क्लियर करना है, एंड देन आई हैव टू गो टू फॉर द ठीक। कैप्चर ऑफ 0.5565। तो जैसे ही वॉल एरिया के नजदीक पहुंचे, और ये बंदे सारे स्पीड में जाना चाहते हैं, और मैं सोच रहा था कि फर्स्ट लाइट से पहले पहले हम वहां पर पहुंच जाएं, कहां पे, वॉल एरिया में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इतनी स्पीड के बावजूद भी माउंटेन्स आर बैड, मतलब है कि, और आप जिस टेरेन में पहली बार चल रहे हो ना, दोज आर वेरी बैड। इतनी स्पीड में चलने के बाद भी मेरे को ऐसे लगे कि ये आया ये आया ये आया, लेकिन वो नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। और फाइनली क्या हुआ कि जब वॉल एरिया से वी वर शॉट, तो नीचे डेड ग्राउंड, बिल्कुल बिल्कुल नीचे वैली बन रही है। तो वापस मेरे को 700-800 मीटर पूरा नीचे जाना है, और फिर हमारे को वापस क्लिफ क्लाइम करनी है। और पहले जब नीचे गए तो मैंने यहाँ पर तो अपना फायर बेस बना दिया, जो अबे साहब के साथ पार्टी थी, ताकि पीछे से लोग आते ना फायर बेस बनाया कि मैंने अपने वेपन वगैरह सारे वहां पर, मेजर वेपन जो है वो लगवा दिए।
लगवा के कि अगर वाल एरिया से कोई फायर करता है तो यहाँ से हम फायर का जवाब फायर से दे सकें, और जो नीचे वाले हम हैं तो ये क्लाइम करके उस तक पहुंच सकते हैं। जब दो ऊपर जो है फायर चल रहे हो तो तीसरे के लिए आसान हो जाता है, इधर कोई फायर नहीं करेगा, कोई एंगेज कर ले, बस आपस में एक दूसरे को एंगेज करके रखना। तो दैट आई हैव डन। तो जैसे हम नीचे पहुंच के तो वापस ऊपर चढ़ने लगे ना, तो पूरा एरिया वाज जो है ना अटैड विद ये फ्रेगमेंटेशन माइन, सब जगह पे माइन लगे हुए हैं। और उस टाइम पे मतलब है कि समझाइए, जिसको फ्रेगमेंटेशन माइन समझाइए। फ्रेगमेंटेशन माइन ये होता है कि उसके ऊपर ना वो जंप करता है माइन, ठीक है। आपका जब फायर पड़ जाए ना उसके ऊपर तो वो जंप करता है और आपका ये टांग वगैरह ये ब्लो कर देगा। वो आपकी ना कैजुअलिटी जो है ज़्यादा करेगा, किल कम करेगा। और ये इनिमी का एक तरीका होता है कि एक आदमी को अगर चोट लग जाती है ना तो चार उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको इवेक्यूएट करने, लड़ाई छोड़ के तो उसको निकालना, उसको बचाना। तो ये टैक्टिस ज़्यादा कारगर है। मारना इज आसान और जख्मी करना इज जख्मी करने से उनके एडमिनिस्ट्रेशन हैसल जो है वो बढ़ जाती है। स्ट्रेचर लेके भागना पड़ेगा, कोई स्ट्रेचर ढूंढेगा, कोई कुछ करेगा, ये करेगा, वो करेगा। सो जब मैं वहां पर पहुंचा तो ये माइंस तो तुलाराम तो कलाकार आदमी, एक माइन उसने हाथ में पकड़ा और बोलता है कि मेरे को साहब ये थर्मोस का ढक्कन लग रही है। तो मैं बोला थर्मोस का ढक्कन, थर्मोस कहाँ से आया यहाँ पे? आजकल वो थर्मोस के ऊपर आता है ना बड़ा सा, वही साइज होता है उसका। जब मैं नज़दीक में गया तो मैं बोला इडियट, ये माइन है, फेंक इसको। और तब उसने जैसे ही फेंका तो उधर जाके फटा उसके ऊपर। तो उसके ऊपर उसको थोड़ा प्रेशर चाहिए होता है फटने के लिए। तब मैंने ऐसे किया कि मैं बोला यार देख कितना लकी हूँ मैं पूरे रास्ते प्रे करता आया हूँ कि हम अंधेरे में वहाँ पर पहुँच जाएं, और ये फर्स्ट लाइट हो गई है, और अगर अंधेरे में आते तो ये माइन हमारे को दिखने ही नहीं थे, पता नहीं कितनी कैजुअलिटी होनी थी। और फाइनली तुलाराम गया ऊपर, तो पीछे 2-3-4 लोग हम जो थे तो उसको पूछ रहे हैं कि क्या माहौल है, तो वो आ जाओ कुछ नहीं है। जब ऊपर पहुंचे तो हमारे से 700-800 मीटर जो है कोई 8-10 पाकिस्तानी भागे जा रहे हैं, और जब भागे जा रहे हैं तो फायर किया हमने 2-4 ब्रस्ट उनके ऊपर। जब ब्रस्ट किए तो मतलब कि वो छुप रहे हैं पत्थरों में ऐसे करके, फिर आगे एक पॉइंट था नोल एरिया की तरफ भाग रहे हैं। उसके बाद हमने पूरा एरिया फटाफट सर्च किया और मैंने सीओ को इन्फॉर्मेशन दी कि सर वी रीच वाल एरिया। तो बोला फैंटास्टिक, लेकिन तो एक काम करना, पाकिस्तानी जितने भी हैं ये काउंटर अटैक में दे आर माहिर। पाकिस्तानियों का क्या होता है कि अगर उनके कब्जे से कोई जगह ले लो ना तो काउंटर अटैक के ये वापस सारे इकट्ठे होके ना 1 घंटे 2 घंटे के बाद आते हैं और आके काउंटर अटैक करते हैं। उसमें ये बहुत दे आर फेमस फॉर काउंटर अटैक्स। अच्छा, तो बोला काउंटर अटैक ना कर दें तेरे को, तू चौकस है ना, तू गार्ड डाउन मत करना। मैं बोला जस्ट डोंट वरी सर। अभी हमने फटाफट अपने वहाँ पर पहला काम ये था कि हो भी सकता है ऐसे, तो वेपन शेपन हमने सारे लगाए अपने, ये वो कि किधर से क्या क्या हो सकता है। जब ये हो गया तो मैंने बोला कि सर अभी तक ऑल अंडर कंट्रोल, आई पास दिस मैसेज टू माय। फिर 3-4 घंटे मेरे को बोला गया कि हेलमेट एरिया, तो मैं बोला हेलमेट क्लियर करना है अभी। बोला देख और बी वेरी केयरफुल, हेलमेट एरिया देखना। उसके बाद हेलमेट एरिया में आस्ता आस्ता हम एक दूसरे को कवर करते करते वहां पर पहुंचे। सर ये वाली मतलब पूरी कहानी इस वाली किताब में है? हाँ, पूरी तो मैं इधर से नहीं बता सकता, पूरी तो किताब पढ़ के ही पता लगेगा। हाँ, बट मतलब हाइलाइट्स में बता रहा हूँ। नहीं, इस बुक में मतलब कंप्लीट स्टोरी इज देयर एंड दिस इज इट इज सीक्वेंस लाइक कैसे ये कहानी जैसे राष्ट्रपति भवन, द जर्नी बिगिंस, हाँ आगे, और फिर लाइफ बियॉन्ड द फ्रंट लाइंस एंड तक है। मतलब दिस इज स्पैनिंग, मैं ईयर वाइज पूछ रहा हूँ। स्टार्ट कहाँ से होती है स्टोरी? क्रोनोलॉजिकल है ना? वो क्रोनोलॉजिकल है, और साथ में ये 1986 से शुरू है व्हेन आई जॉइंड द आर्मी। अच्छा, ठीक है। इनिशियली राष्ट्रपति भवन में उन्होंने एक चैप्टर डाला हुआ है बिकॉज आई गॉट दोस अवार्ड्स, 2 अवार्ड्स इन 1 इन्वेस्टर सेरेमनी। सो यू आर टेलिंग अस द स्टोरी ऑफ .5465। राइट नाउ आई एम टेलिंग द स्टोरी ऑफ 5465, और 5465 इसमें लिखा होगा, और उसकी आगे ब्रिंग बैक राज डेड आर अलाइव। तो मैं समवेयर इन बिटवीन आई एम ओके हियर राइट नाउ। सर जो पूरी कहानी आप बता रहे हैं, स्पैनिंग फ्रॉम कश्मीर, आप 1986 में कमीशन हुए, मतलब ज्वाइन किया आपने इंडियन आर्मी, और फिर ऑल द वे टू कश्मीर, देन
विजय, पराक्रम में भी जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट, ये सब कुछ इज कवर्ड इन दिस बुक। एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर, तो डिटेल में इसी तो में ये जो बता आप कहानी बता रहे हैं, दिस इज चैप्टर 9 आई गेस, पॉइंट 5465 5465 एंड नेक्स्ट चैप्टर, these two chapters इनमें कवर होते हैं। ब्रिंग बैक राज डेड और अलाइव। करेक्ट। So this book is written by Sarfarosh and Sarvshresht Sharma and Shurveer. तो आप में से anyone who wants to read about operations, to read about the inspiring story of Colonel R.K. Sharma, so do buy this book. Sir, मतलब मैं whatever I could see, मतलब मैं तो mesmerize हो जा रहा हूँ बार बार। होता ना एक आप जोन में चले जाते हो, तो मैं वो जोन में चले जाता हूँ बिकॉज एज अ किड आई वाज वाचिंग दीज थिंग्स। ये वर्ड्स आते थे, बटालिक सेक्टर, द्रास, कारगिल, फिर ये आपकी टाइगर हिल्स वाज लाइक द पिनाकल ऑफ मीडिया। मैंने मीडिया वाइज इट वाज द पिनाकल, टाइगर हिल के बारे में भी आपको बताऊंगा बाद में। हाँ, तो प्लीज सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम एक दूसरे को कवर करके क्या होता है कि दो आदमी आगे बढ़ रहे हैं, दो उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं जी, फिर ये दो आगे जाते हैं, दो उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सो दैट कैजुअल्टी कम। हाथ में क्या था वेपन? हमारे पास इंसास थी उस टाइम पे। ऑल्दो माय फेवरेट वेपन इज AK। नहीं, इंसास क्यों थी? उस टाइम पे इशू ही इंसास हुई थी। सच बता दो, इसका इंसास वाज अ गुड वेपन और नॉट? सच में इंसास वाज ए ओके वेपन। और जब ये बनाया गया था तो शायद ये रहा होगा इसके पीछे कुछ अटक जाता है, सारे सोल्जर्स ही बोलते हैं। दो बस्ट के बाद या दो फायर के बाद वो अटक जाता है। इसका कैलिबर जो है एम्युनिशन का वो भी कम था। पहले 7.62 होती थी, तो उसके बाद AK भी 7.62 है, लेकिन ये 5.56 थी। तो शायद इसके पीछे जो है वो AKM थे। हाँ, वो AKM थे, आलवर करेंगे। तो भाई हम मतलब हाँ, क्लाशनिकोव भी मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान के मार्केट में मिल रहा था भाई। जंगें वेपन से नहीं जीती जाती जी, जंगें यहाँ से जीती जाती है। हार्डकोर। ठीक है सर, बताइए। आप खुद किस मेटल के बने हुए और आप में देशभक्ति का जज्बा कितना है, उससे जीती जाती है। बाकी थोड़ा सा अगर सर वेपन भी बराबर के मिल जाएं तो फिर तो अलग। नहीं, फिर तो वारे नहीं आ रहे ना, फिर तो गेम तो वही है ना। हाँ, जब हमारे बेस्ट ऑफ द मैन है, बेस्ट ऑफ द लाइन वेपन्स उनको दीजिए, फिर वो फोड़ फाड़ के आ जाएंगे। एग्जैक्टली, वो नूर खान बना देंगे हर चीज को। नूर खान तो वैसे भी बना ही दिए जो था उसके साथ ही। बताइए। हेलमेट एरिया पहुंचे तो हेलमेट एरिया के एंड इट वाज पूरा कवर्ड विद द माइंस। अच्छा, तो वो एरिया भी हमने क्लियर बाद में, मतलब है कि कुछ एरिया हमने क्लियर किया खुद, जितना हम खुद कर सकते थे आने जाने के लिए, क्योंकि उसी रास्ते से मेरे को जाना था। फिर 5465 जब वहाँ पर पहुंचे तो आई गॉट, मैंने बोला हेलमेट एरिया अगेन क्लियर, लेकिन माय CO वाज नॉट वेल नहीं, यंग लेफ्टिनेंट के ऊपर ना बहुत सारा भरोसा कम करते हैं लोग कि बच्चा है, नहीं पता होगा या ये सब कुछ नहीं देखा हुआ। तो उनको ये था कि दोबारा मतलब कि पाकिस्तान के ही काउंटर अटैक वगैरह ना कर सके। तो बोला यार यू बी वेरी केयरफुल, पीछे कितने बंदे छोड़ के आए हैं? तो मैं बोला सर 10 वहाँ पर छोड़ के आया हूँ, क्योंकि मेजर वेपन मेरे सारे वहाँ पर ही लगाने की जगह है। मेजर वेपन क्या था? मेजर वेपन MMG, AGL और RL रॉकेट लॉन्चर। अच्छा, ठीक है। पर्सनल वेपन होते हैं AK-47, इंसास जो भी है। अब क्या हुआ कि जब वहाँ पर पहुंचे तो अजीत सर ही वाज एट पॉइंट 5203, मेजर अजीत। तो उन्होंने मैसेज भिजवाया मेरे को रेडियो सेट के थ्रू कि सामने एक W टाइप एक क्लिफ बन रही थी, कि बोला यू कैन क्लाइम दैट, गो एंड सी देयर व्हाट इज देयर। तो देखो W की तरफ जाना पड़ा। अब जब W की तरफ गए तो इट वाज अगेन वन सच ए प्लेस की मतलब कि 2.5-3 घंटे लगे होंगे हमारे को वहाँ पर पहुँचने में। और जब ऊपर पहुँचे तो एक बंदे के खड़े होने की भी जगह नहीं है। तो अजीत सर को था कि यहाँ पर भी मतलब है कि पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट हो सकती है। वहाँ पर जाके मैंने उनको मतलब है कि वेपन के साथ दे वर एबल टू सी मी कि हाँ ये ऊपर पहुँच गया हुआ है। तो मैं अकेला ऊपर क्लाइम किया और वहाँ से मैंने वेपन वगैरह हिलाया। मैं बोला यहाँ पर सब ठीक है। एंड देन आई गॉट दी ऑर्डर कि वापस चलो। अभी लगभग मतलब है कि हमारे को 30-35 घंटे हो गए, खाया पिया हुआ कुछ नहीं है, ठीक है। और मेरे को ये है कि कुछ खाने का लेके नहीं चल रहे थे?
था ही नहीं कुछ। जब हम चले तो था ही नहीं कुछ, हमारे को बताया गया था कि भेज देंगे, लेकिन जब तक वो आता तब तक मेरे को आगे वॉल एरिया से हेलमेट एरिया और हेलमेट एरिया से डब्ल्यू पॉइंट जनरली कैसे सप्लाईज आते हैं? पॉइंट मतलब जैसे आपके पास था ही नहीं, मतलब सब कुछ बहुत हड़बड़ में हुआ था। इतनी सारी सप्लाईज थोड़ी थी अचानक। अब जहाँ पर 3 यूनिटों की जगह है वहां पर आपने 50 यूनिटें लाके बिठा दी एक साथ अचानक। हाँ, और फिर उनकी सप्लाईज भी तो चाहिए। सप्लाई से पीछे पहले कहीं आपको- थी। हाँ, और ये जो हाईवे था, सर सबसे हाईवे इम्पोर्टेंट लॉजिस्टिक्स होता है ना इसमें, है लॉजिस्टिक, एवरीथिंग। लॉजिस्टिक के बगैर तो कैसे मूव करोगे? वेपन सारे, अभी आपको ammunition आ रहे। अम्युनिशन भी चाहिए, वेपन भी चाहिए, राशन भी चाहिए। तो आपको मान लीजिए आप अब 2 क्लिफ आगे हैं, हाँ। आपको और एम्यूनिशन चाहिए, तो कैसे आएगा? क्या ऊपर से ड्रॉप होगा? क्या होगा? मतलब व्हाट इज द मेथड? या कोई लड़का आएगा? जहां तक मैं पहुंच गया हूँ ना, हाँ। दैट एरिया सिक्योर नाउ। ओके, और पीछे से ये आएगा लेके जितना भी अपने कंधों पे उठा के ला सकता है। पिट्ठू बैग में जो सामान आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके और साथ वो नहीं अगर- चलते घोड़े वोड़े कुछ और साथ में नहीं चलते थे? घोड़े खच्चर मतलब कि कुछ वहां पर तक चल रहे थे, लेकिन घोड़े के लिए ना आपको ट्रैक बड़ा चाहिए होता है। ओके, और वहां पर ऐसे ऐसे ट्रैक भी थे कि जहां पर 2 पैर एक साथ नहीं रख सकते। वहां से आप आगे कैरी करोगे। ठीक है। और अम्युनिशन हमेशा वही कैरी करता है जो चलाता है। जिसने यूज करना है। ओके, कई ऐसे वेपन होते हैं जिसमें एक अम्युनिशन कैरी करता है, दूसरा वेपन कैरी करता है जो बड़े हो गए, बाकी नॉर्मली इनके साथ साथ चलता है। गॉट इट। तो ये मैं था वो डब्ल्यू पॉइंट पे, तो वहाँ से मैंने इनको मतलब सिग्नल देम बैक कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर खड़े होने के तो कोई पाकिस्तानी डिप्लॉयमेंट वगैरह का कोई मतलब नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो तब उन्होंने मेरे को बोला कि नाउ चॉइस इज यूअर्स, यू वांट टू कम बैक और यू वांट टू स्टे देयर। जी। पिछले इतने घंटों से कुछ किसी ने खाया पिया हुआ नहीं है, और वापस अगर आते हैं तो हमारे को हेलमेट एरिया पे आना है जी, और वहां पर माइन लगे हुए हैं, अंधेरा हो जाएगा तब तक, तो कैजुअलिटी हो सकती है। जी। और नहीं जाते हैं तो अनदर नाइट विदाउट फूड एंड वाटर। तो 35 घंटे हो चुके थे। हाँ, इतने हो चुके हाँ, थे। हाँ। अब क्या हुआ कि अच्छा, वैसे आपने अभी तक वो बीड़ी जो नहीं पी है किसी ने, अच्छा, कुछ नहीं है, ठीक। बीड़ी माचिस किसी के पास नहीं है। ठीक। अभी क्या हुआ कि ये तुलाराम बोलता साहब एक आधा मरेगा, बाकी तो जाके खाना खा लेंगे, चलते हैं वापस, कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो हेलमेट में अगर वो बात होती है आपकी तुलाराम से। हाँ, अभी होती है। मैं अभी 25 साल जब हुए तो मैं रिवाड़ी आया था, ये सारी रिवाड़ी बेल्ट के ही है। अच्छा, ये यादव। अच्छा। मैं आया था मिलने के लिए, उन्होंने बड़ी खातिरदारी की मेरी, हम बैठे गप्पे मारी, और एक दिन मैं इनके पास ही रहा था। नेक्स्ट डे देन अगेन आई वेंट, इट इज़ लास्ट ईयर ओनली। अब क्या हुआ है कि ये बोला कि साहब एक आधा मर जाएगा, ठीक है, बाकी तो खाना खाएंगे, चलते हैं वापस, इधर नहीं रुकना। तो मैं बोला चलो, हम चल पड़े। और लक्की इनफ कि हेलमेट एरिया में आके थोड़ा बहुत जो किसी भी तरह से हम, एक आधे बंदे के पास टार्च थी जो पहले में हेलमेट एरिया में छोड़ के गया हुआ था, तो हमने ऐसे 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 करके वो क्रॉस किया कि किसी माइन पे पैर ना आ जाए। जब वापस पहुंचे वहाँ पे वॉल एरिया में, तो खाना आया। वॉल एरिया में जो बंदे थे इतने भूखे थे, उनको मतलब जो भी खाना आया तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम वापस आएंगे वहाँ से डब्ल्यू पॉइंट से। अच्छा। वो दे फिनिश द फूड और वो चाटे तो हुए। अब आपके कितने घंटे हो गए? आपके पर्सनली कितने घंटे हो गए अभी? पता ही नहीं है अभी। 50-60। हाँ, 45 घंटे तो हो गए थे। हाँ। अब क्या 45-50 घंटे हो गए। हाँ। अब क्या हुआ कि वो मेरे बंदों को कुछ को गुस्सा आया कि खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके लिए हम रिस्क लेके चांस लेके आए कि माइनफील्ड क्रॉस किया है। हाँ। अभी क्या हुआ कि वो चाय का राशन आया हुआ है। चाय का राशन क्या, मिल्क पाउडर, हाँ, शुगर, हाँ, एंड टी, ये हाँ, पूरी मिक्स करके ना वो, तो एक ही पाउच में वो बांध के ऊपर से गठरी, तो वो लेके आया हुआ था एक बंदा। तो ये हरिनंदन मैंने देखा, ही वॉज चूइंग समथिंग। मैं बोला तू क्या खा रहा है? तो इसने क्या किया कि 2 स्कूप लिए होंगे उसके पाउडर के। तो मैं ऐसे डांट मारना शुरू हो गया, मैं क्यों इसको बर्बाद कर रहा है? हाँ। अभी चेक मतलब इशू ये हो गया है कि हमारे पास किसी के पास भी माचिस नहीं है, चाय हम बना नहीं सकते, ठीक है। और इन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा चाय पाउडर ही खा लेते हैं, चीनी खा लेते हैं। तो हरिनंदन मेरे को बोलता है कि साहब आप भी खा लो थोड़ा सा, बहुत स्वादी है और एनर्जी मिलेगी। तो मैं बोला नहीं नहीं बंद करो। तो थोड़ी देर के बाद मैंने भी जाके उठाया, 2 चम्मच हमने भी खाए। और मतलब किसी तरह से रात को कोई 11-12 बजे मेरे सीओ ने गिव मी अ कॉल की हेलमेट एरिया में कौन है? मैं बोला कोई नहीं सर, हम वापस आ गए।
तो बोला कि रात को आके कोई आके बैठ जाएगा वहाँ पे, हाँ। यू जस्ट मूव। अब कुछ ऐसे बंदे थे जो परमानेंटली मेरे साथ ही चलते थे, किसी नए बंदे को नहीं भेज सकता। हेलमेट एरिया में ही जाके देख के आया हूँ, वहीं से वापस मैं आया हूँ। हाँ। फिर वापस मेरे वाली टीम जो है और साथ में 2-3 नए लड़के लिए, तो आई हैव टू गो देयर। तो जाके उन बंदों को वहाँ पे बिठा दिया, उनको डूज एंड डोंट्स बता दिए। मैंने बोला किधर जाना है किधर नहीं जाना, एक LMG एक RL उनके पास छोड़ के, हाँ। और फिर मैं वापस आया तो इतने में 3-4 बज गए। तो सोने साने का तो मतलब नहीं था, पूरी रात यही चलता रहा। हाँ। और सुबह का फिर मैंने प्लान किया कि वी विल गो फॉर डे अटैक। किसके लिए? 5465 के लिए, जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था, जिसको कैप्चर करना। सीओ ने जो हाँ। और जाने से पहले मैंने अपने सारे वेपन साइट किए, चेक किए कि कहाँ कहाँ पे एम कर रहे हैं, क्या क्या है। हर एक बंदे को बार बार ब्रीफ किया, और उनके बाद मैंने उनको बोला कि जब तक मैं नहीं पहुंचता हूँ 5465 पे, तब तक वेपन कोई नहीं छोड़ेगा, अदला बदली कोई नहीं करेगा, तुम ही बैठे रहोगे यहाँ पे, ठीक है? नंबर 1। अच्छा, 5465 का इस तरह था कि मेरे बिल्कुल सामने ऑपोजिट जो है वाल एरिया से है क्या, नोल एरिया। और नोल एरिया में पाकिस्तानी, ये जो भाग के गए थे ये भी उसी एरिया में जा रहे थे, और पाकिस्तानी एकदम शुरुआत में भागते हुए दिखे आप। हाँ, तो ये उधर ही जा रहे थे, और हमारे पास अम्युनिशन भी लिमिटेड था, वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि 5465 पे जाना है। अब क्या हुआ कि शाम को जब ये राशन खाना वाना आया होगा, तो उसी टाइम पे उन्होंने साथ में मेरे सीओ ने एक MMG एक AGL एक RL और भेज दी कि ये वहाँ पर पहुँचा दो। तो ये सारा कुछ सेट करके तो मैंने इनको बता के मेरे को जाना था, लेकिन बीच में नोल आ रहा है और बाकी नीचे बाउल है, बिल्कुल डेड ग्राउंड है। तो मैंने यहाँ से नीचे उतरना है, पहले बाउल में पहुँचना है, और फिर वहाँ पर मेरे को लेफ्ट में जाना है 5465 पे। और 5465 पे एक तरफ 5465 है, एक तरफ जो है नोल एरिया है, ये है वाल एरिया, ये ट्रायंगुलर सा बन रहा है, ये वाल एरिया। और ये कहाँ बैठे हैं? ये नोल एरिया में बैठे हुए हैं। अच्छा, उस पे 5465 पे नहीं बैठे? 5465 पे भी बैठे हुए हो, और इधर भी बैठे? हाँ, नोल एरिया में भी बैठे हुए हैं। तो और आप वॉल पे हैं? मैं वॉल पे हूँ, और मेरे को जाना है कहाँ पे? 5465 पे। दैट वाज द प्राइमरी टास्क। अब जैसे ही नीचे बॉल में पहुंचा तो दे ओपनड अप विद एवरीथिंग। दुनिया भर का फायर जो है नोल एरिया से हमारे ऊपर आया, लेकिन 5465 से नहीं आया। 5465 से किसी ने फायर नहीं किया, नोल एरिया से हमारे ऊपर बहुत सारा कोई था ही नहीं वहाँ पे, मतलब कोई नहीं था। जब इतना फायर आया हमारे ऊपर कि हम सब ने पत्थरों के नीचे जहाँ पर भी आड़ लेनी थी ले ली, भी कवर्ड अवर सेल्फ। और मैंने पीछे पहले से ही बता रखा था कि जैसे ही फायर आता है तो फायर का जवाब फायर से देना है। और इतना तो कैसे फायर करेंगे? मतलब आप तो नीचे से कैसे फायर करने हैं? हम नीचे से थोड़ी ना करेंगे, वाल एरिया में, वही तो बता रहा हूं। वो जो आपको डायरेक्ट मारेगा, जो डायरेक्ट मारेगा। हाँ। तो ये नीचे हमारे पर कर रहे थे। हाँ। कहाँ से? नोल एरिया से। हाँ। और वाल एरिया से मेरे बंदों ने उनके ऊपर फायर खोल दिया, ठोकना शुरू किया। हाँ। MMG का, AGL का, RL का। और फुल फॉर्म बोल दो थोड़ा, ऑडियंस फुल फॉर्म बता दो। MMG होती है मीडियम मशीन गन, AGL है ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, और RL है रॉकेट लॉन्चर। हाँ। तो RL बेसिकली जो होता है ये एंटी टैंक वेपन है, लेकिन आप बंकर बस्टिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। अब जब इन्होंने ये फायर खोला तो मैं उतल पुतल देख सकता हूँ नोल एरिया में कि कोई बंकर से जंप कर रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई ऐसे जैसे बंदा गिरता है। और बाइनों से मैंने देखा तो इट वाज सो एक्यूरेट फायर ना, जैसे कि आपकी मुराद पूरी हो गई हो कि ये होना चाहिए था और वही हो रहा है। और सडनली मैंने देखा कि वो मतलब कि है, तो उन्होंने व्हाइट फ्लैग जो है निकाला, झंडा दिखा दिया कि व्हाइट। तो व्हाइट फ्लैग का वार में ये मतलब होता है कि फायर बंद करो, हम बातचीत करना चाहते हैं। तो अबे साहब जो है तो ठेठ मेरे को बोलता है, साहब केड़ी बातचीत होगी यहाँ पे? मतलब क्या बात होगा? मतलब एग्जैक्टली क्या बात होती है? अगर कोई सरेंडर पे है, मतलब हाँ वही सरेंडर टाइप ही हो गया। तो ये अबे साहब मेरे को बोलता है कि साहब पाकिस्तानियों पे विश्वास तो मत करियो, ट्रैप हो सकता है, ट्रैप हो सकता है। तो मैं बोला यार अभी मेरे को 5465 मेरा ऑब्जेक्टिव ही वो है, सीओ ने वही टास्क कर रखा है, और जिस डेड ग्राउंड में मैं हूँ वहां से मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकता। ऑन बिहाफ ऑफ मी अगर कोई फायर डाल सकता है तो वाल एरिया से जो मेरा फायर बेस है वहां से ही जा सकता है। तो क्या करूँ? तो दिस इज़ व्हाट यू कॉल की लीडरशिप, उस टाइम पे जो डिसीजन लेना होता है। जी। मैं बोला साहब हम बातचीत करेंगे, मैं जाऊँगा आगे, आप सारे रुको, मैं आगे जाऊँगा। और अभी वाइट फ्लैग नहीं है, अभी वाइट फ्लैग अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आपको क्या करना पड़ता है कि
आप भी वाइट फ्लैग दिखाओगे तभी वो नीचे आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा जो जिसने इनिशिएटिव लिया है और जो बात करना चाहता है। मैं बोला यार किसी के पास वाइट कपड़ा है, किसके पास होना था वाइट कपड़ा, वहाँ पर बैटल लोड ही इतना था। तो तुलाराम जो है तो बोलता है साहब मैं प्रबंध करेगा। तो बनियान। हाँ, तो अच्छा। उसने क्या किया कि एक वाइट अंदर वो अपनी जैकटें वैकटें उस टाइम में उतार के तो अंदर से सैंडो बनियान निकाली, हाँ। तो वो अपने वेपन के ऊपर बांध के तो उसने ऐसे दिखाई। हाँ। तो देवर मोर देन हैप्पी, पाकिस्तानी की शुक्र है मान गए। हाँ। तो इनिशियली तो वो नीचे आना शुरू हुए, तो मैंने अपने बंदों को बोला कि नो इज द टाइम कि तुम जल्दी से जल्दी 5465 के बेस तक पहुंचने की कोशिश करो, जहां से ऊपर चलना है, स्पीड अप। और मेरे साथ 2-3 बंदे, और पाकिस्तानियों को ये डर लगे कि ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो हम वापस ऊपर कैसे जाएंगे, क्योंकि फिर देन दे बिकम सिटिंग डक टारगेट। अभी वो ये कोशिश करें कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाऊं, वो नीचे ना आए। हाँ। और मैं ये कोशिश की हम तो नीचे आ बराबर के डिस्टेंस में मिलेंगे भाई, उससे कम ना जाता। मेरा रेडियो ऑपरेटर जो है वो पीछे से चिल्लाना शुरू हो गया कि साहब सीओ साहब बात करना चाहते हैं, साहब तो ऐसी साहब बात करना चाहते हैं। अभी ये उनको पास कर रहा था कि जो भी है, तो वो बोले कि साहब को आगे नहीं जाने देना है, साहब को रोको, साहब नहीं जाएगा। तो मैं बोला नहीं मैं जाऊंगा। इसको मैंने बोला अपने ऑपरेटर को कि तू रेडियो स्विच ऑफ कर दे। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं क्या बोल रहा था, नहीं करना चाहिए स्विच ऑफ, हालांकि यंग लड़का था लेकिन वेरी मैच्योर्ड, तो उसने स्विच ऑफ तो नहीं किया। बोले साहब एक बार बात कर लो। मैं बोला तेरे को गोली मार दूंगा अगर मेरे नजदीक आया तो, यू विल नॉट कम क्लोजर टू मी। और ऐसे करते करते पहले हम 3 बंदे थे, फिर 2 रह गए, फिर तो उन्होंने बोला कि नहीं एक ही आगे आएगा। तो मैं बोला आप भी वेपन रख दो अपने वहाँ पे। अभी उसने वेपन रख दिया। तुलाराम मेरे को बोलता है क्या पता पिस्टल डाल रखी हो अंदर। मैं बोला छोड़ यार इतना भी क्या डरना है, तो भी पीछे रुक जा। तो लास्ट के ना कोई 150 मीटर सिर्फ वो नीचे आया और मैं गया, तो हम जाके मिले। तो ही वॉज मतलब टाल स्मार्ट पाकिस्तानी ऑफिसर, और ऐसे लगे जैसे मिडल ऑफ दी वार वो कहीं ना, जैसे होता है कि ब्यूटी पार्लर से निकल के आया हुआ है, ड्रेस दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल स्मार्ट बना हुआ, अच्छी यूनिफॉर्म पहनी हुई, जावेद लिखा हुआ था। तो बोलता है मेजर जावेद। मैं बोला यार कैप्टन आर.के. शर्मा। तो मैंने भी नहीं अपनी आइडेंटिटी वगैरह छुपाई। बोला इतना फायर कर दिया आपने, हमारी इतनी कैजुअलिटी हो गई है, व्हाट यू गाइस आर डूइंग हियर। मैं बोला यार तू क्या कर रहा है वहाँ पे, यू आर सपोज टू गो 2 किलोमीटर बिहाइंड, ये इस पॉइंट पे आपको नहीं होना चाहिए। तो फिर मेरे को बोलता है कि इंडिया का मैसेज आई विल कन्वे टू हायर अथॉरिटीज़, लेकिन मैं भी एक सोल्जर हूँ यार, मैं कैसे पीछे जा सकता हूँ। इतने में उसने वो सिगरेट पैकेट निकाला, तो डरा हुआ था वो, जिस तरह से सिगरेट पी रहा था ना, उस दिन मेरे को पता लग गया कि ये रहा था। पाकिस्तानी और पठान पठोनी की बकवास है, वो कुछ नहीं होता ये, ठीक है। तो वो ऐसे करके ही वॉज ब्लोइंग सिगरेट इन सच ए फैशन की जैसे बहुत ज़्यादा टेंस होता है आदमी। तो मेरे को बोलता है यू स्मोक, तो उन दिनों में पीता था। तो मैं बोला हाँ। तो उसने बैठा, हम तो बोला यार इतने दिनों से लड़ाई चल रही है, कितना नुकसान हो। वो मेरे को इस तरह का लेक्चर देना शुरू हो गया कि हमारा भी नुकसान हो रहा है, आपका भी नुकसान हो रहा है, तो ये सब कुछ हमको बंद करना चाहिए। मैं बोला तूने फायर कैसे खोला ऊपर से। तो उसके बाद ही वॉज नॉट हैविंग एनी आंसर। एनीवेज, तो मैं बोला मेरे को पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैं बोला मैं 5465 पे जा रहा हूँ, और इसके बाद अगर तेरी तरफ से एक भी फायर आया तो मैं 5465 छोड़ के तेरे नोल एरिया में आ जाऊंगा, उड़ा दूंगा, तेरे को वहां से भगाऊंगा मैं। हाँ। तो ऐसे मतलब कि डटी सी स्माइल देख के तो बोलता है ओके। अभी उसके लाले ये पड़े हुए हैं कि मैं ऊपर कैसे जाऊंगा, और मैं जब ऊपर वापस जा रहा हूँ तो ये पीछे से फायर कर दे तो मेरा क्या होगा। स्नाइपर एक बार ठोक देगा। तो खैर वो निकला, और इतने में हम फटाफट में अगर 150 मीटर पे तुलाराम मिल गया, हम पहुंचे वहाँ पे। जब तक मैं अपने 5465 के बेस पे पहुंचा तब तक अंधेरा भी हो गया, और मेरी पार्टी जो है वो 5465 पे। हुआ क्या कि ये वाल एरिया, हेलमेट एरिया और 5465 पे जितने भी बैठे हुए थे ना, ये भाग के जाके नोल एरिया में अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे थे, वहाँ पे अपने बंकर तैयार कर रहे थे, दीवार प्रिपेयरिंग, एंड दैट वाज देयर टेरिटरी ओनली, वो हमारे उसमें नहीं था। सो इस तरह से दिस इज हाउ वी वर एबल टू कैप्चर दैट पॉइंट। सो एसेंशियली वो जो उनका एरिया था वो वापस पीछे लौट रहे थे, दे वर रिट्रीटिंग, वापस भाग रहे थे। और जब उनको पता लगा कि अभी फाइनल ब्लो सब जगह पे हो रहा है एंड इंडियन आर्मी इज स्वीपिंग, तो खाली करना पड़ा उनको, भागना पड़ा। दिस इज हाउ वी वर एबल टू।
और जब वहाँ पर पहुँचे तो देन वो मेरा सीओ, कमांडर, डिप्टी सारे, सबसे पहले तो ये मेरा जो रेडियो ऑपरेटर था ये बोलता है कि साहब सीओ साहब ने बहुत गाली दी है आपको। क्या मैं क्या बोला- गाली दी? मैं बोला क्या हुआ? हाँ। बोला सीओ साहब मेरे को बोले कि उसको रोको, तो मैं बोला नहीं रुक रहे। तो हाँ। बोला फिर आप ऐसे करो कि हमारे को आर के शर्मा जिंदा या मुर्दा चाहिए। पाकिस्तानी अगर इसको कैप्चर करके ले गए तो देश की और पलटन की बहुत बेइज्जती होगी, तो वो मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वी नीड डेड बॉडी। ठीक है। हाँ। तो वो पागल हो रखा है, उसका दिमाग खराब हो रखा है, वो आगे क्यों जा रहा है? तो मेरी जब दे वर स्टॉपिंग यू क्योंकि उनको लग रहा था दिस इज अ ट्रैप। दिस इज अ ट्रैप। और मेरे को ये था तो कि आपको डर नहीं लग रहा था? आप सूख तो रहा डर होगा का कुछ? डर का गला सर तो सूख रहा नहीं- होगा। नहीं गला गुला ऐसे। डर की बड़ी अलग ये सी डेफिनेशन है। कब खत्म देखो, हुआ था ये सब कुछ? ये एक टाइम में एक लेवल आती होगी ना, खत्म हो हाँ, जाती है। तीन चार ये इनिशियली हो गया था। मैं तो कश्मीर में इतना ब्लड शेड देखा हुआ था, मैंने इतनी गोलियां खाई हुई थी, मारी हुई थी। 1993 में मैं गोलियां बुरी तरह से गोलियां injured हुआ खाई था। हुई थी। हाँ, मेरी थाइज ये पूरी जो है बुलेट लगे हुए हैं। मेरा ये लोअर काफ जो है ये पूरा उड़ा हुआ है ग्रेनेड से। इट वाज लॉन्ग बैक 1993 में, जब मैं बता रहा था पहली बार मैं कश्मीर में गया था। स्टार्ट होते ही ये सब हो गया। हाँ, तो हाँ, ऐसे बोल किसी रहे एक हो। टाइम पे उसके पैर उड़ा बाद के बैठ। नहीं, उसके बाद कमांडो कोर्स के लिए गए तो वहाँ पर बाकी बचा खुचा डर निकाल दिया। और डर की ना बड़ी अलग से डेफिनेशन है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं नॉर्थ ईस्ट में था तो मेरे पास 3 लड़के थे जो मैंने कोर अपनी टीम में चुने हुए थे, और उन तीनों के लिए मेरे को बताया जाता था कि ये लड़के आप अपने पास मत रखना। एक था सुशील करके, मैतेई लड़का, एंड वेरी अनडिसिप्लिन लेकिन जोश टाइप। एक था हमांग, ही वॉज HIV पॉजिटिव नागा लड़का, तो अगेन जोश टाइप। और एक था कोनियक करके, उसका एक भाई NSCN में कैप्टन, तो बोला ये डाइसी हो सकता है। तो मैं करता वो रहा हूँ जो मेरा अपना दिल करता रहा है। तो मैं बोला देखी जाइए। तो मैंने कोनियक को बुलाया, मैं बोला भाई क्या है? तो बोलता है भाई साहब मेरा NSCN में है। तो मैं भी NSCN में जाना था, मैं उसको बोला कि मेरे को भी ज्वाइन कराओ। तो उसने बोला कि दोनों NSCN में क्या करेंगे, तो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ले, एक उधर भी होना चाहिए देशभक्ति के लिए। दीज आर एग्जैक्ट हिज वर्ड्स। एक उधर भी होना चाहिए इंडियन आर्मी में देशभक्ति के लिए। हम नागालैंड का देख रहे हैं, तुम इंडिया का देखो। ठीक है। सो भाई साहब, ये क्या है? ये क्या है? ये था। एक उधर अच्छा, जाओ दोनों। हाँ, मतलब कि दोनों ना एक ही तरफ क्यों मरे। ठीक है, मतलब कि जो अब हमारे हिस्से का शेयर है ना देशभक्ति का, वो भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। सो मैं बोला मैं तेरे को अपनी टीम में ले रहा हूँ। तो बोलता है साहब जो हुक्म। ठीक है। और मतलब कि मेरी यूनिट वाले, इवन मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि तो सिलेक्शन ऑफ बॉयज ठीक ठाक करना, इनके ऊपर बहुत प्रेशर भी होता है और इनके ऊपर उनसे भी प्रेशर होता है जो नागे लड़के हैं। क्या पता उनको कोई बोल रहा हो कि तुम इतने वेपन लेके इधर आ जाना, देन जॉइन अस। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो सकता है। बट तीनों लड़कों ने ना मेरा, तीनों लड़के क्या पूरी बटालियन ने, पूरी कंपनी ने, पूरी टीम ने साथ दिया। लेकिन इन 3 लड़कों को मल्टीपल अवार्ड मिले। इन्होंने मेरे को कभी आगे नहीं होने दिया। और जहाँ पर इट वाज टफ ना, ये HIV पॉजिटिव जो है इसको तो घसीट के पीछे करना पड़ता था। तो जो मैं कहानी बता रहा था कि डर की ना अलग अलग डेफिनेशन है। ये कोनियक, हमांग और सुनील मेरे को ऐसे लड़के लगे हैं जो निडर थे, जिन्होंने कभी डर सोचा ही नहीं था कि आगे से 50 गोलियां आ रही हैं, ये खाली आता है, लेकिन इसको नहीं लगता था कि गोली मेरे को लगेगी। ऐसे बंदे भी देखें, कई ऐसे देखें जो बड़े कैलकुलेटेड थे कि हाँ जाना चाहिए, आड़ लेनी चाहिए, कवर लेना चाहिए, और थोड़ी देर में कर लूँगा फायर, या वेट करते हैं उसका अम्यूनिशन ख़त्म होगा तब हम फायर करेंगे। ऐसे भी थे। लेकिन ऐसे बहुत कम मिले हैं कि जो पीछे भागने की कोशिश की हो। सबसे ज्यादा मतलब सक्सेस रेट किसका होता? से आप एनकाउंटर इतने सारे करते थे ना, मैं सबसे ज्यादा मतलब जोश वाले बंदे या जो एकदम कैलकुलेशन करके जा रहे हैं, इन जनरल जोश वाले बंदे जो है उनको भी तो बहुत प्रैक्टिस होती है। नहीं, जोश वाले जंदों को प्रैक्टिस नहीं है, जिसका दिल जो है ना मजबूत है ना। जैसे ये 3 बंदे और बहुत सारे लड़के थे। हाँ। पूरे टेन्योर में मैंने 500 ऑपरेशन किए। क्या 500 ऑपरेशंस 500 ऑपरेशंस 300 मिलिटेंट हमने जिंदा पकड़े हैं मेरी टीम ने। 44 जो है हमने वहां पर इलिमिनेट किए, नॉर्थ ईस्ट न्यूट्रलाइज नॉर्थ ईस्ट में। और 93 हमने वेपन रिकवर किए। ठीक है,
और इन सारे ऑपरेशंस में ये फ्रंट लाइन में थे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं वहाँ से एक भी सिंगल कैजुअल्टी नहीं लेके आया, एक भी बंदे को गोली नहीं लगी। और आपकी पॉडकास्ट से मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि थ्रू आउट माई लाइफ मैं हमेशा फॉर एवर इन वार और इन फ्रंट लाइन रहा हूँ। आज तक मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को किसी परिवार के घर पे फ़ोन करके ये बताना पड़ा हो कि आपका लड़का मेरे साथ अपनी ड्यूटी करते हुए अब नहीं रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज भी मेरे 38 साल की कैरियर में जिन लोगों के साथ था, मैं शाम को उनके साथ बात करता हूँ, गप्पे मारते हैं, कई बार बहुत सारी बातों पे हंसते हैं, कई बार सोचते हैं कि यह क्या हो सकता था उस दिन, कैसे कैसे हम बच गए। बट लकी और लक फेवर करती है अगर आप जेन्युइन काम कर रहे हो और प्रैक्टिस करके गए हो काम करने की, तो ये सो फियर का उसके बाद ना जब ये सारा कुछ हो गया तो मेरे को इस तरह से रियलाइज हुआ कि आप डर के ना जंग नहीं जीत सकते, आप डर के बच नहीं सकते, आप लड़के बच सकते हो। एक ये था। और दूसरा जो सबसे बड़ा मेरे को ये हुआ कि अगर आप डरपोक हैं तो आपका 95% चांसेस जो है मरने के वो तय है, 95% यू विल डाई। और अगर आप निडर हैं तो ओनली 5% चांसेस हैं आपके मरने के, 95% आपके बचने के चांसेस हैं। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ। और अगर आप 5% डरपोक होके बच भी गए तो रेस्ट ऑफ द लाइफ ह्यूमिलेशन। ठीक है, सारे आपको डरपोक के नाम से जानेंगे आपको। ठीक है, अब जिंदा तो रहेगा लेकिन वो जिंदगी किस काम की। और अगर 5% में आप निडर थे, मर भी गए, तो यार आपका ग्लोरी है, इट इज हिस्ट्री में नाम होगा, बोर्ड ऑफ ऑनर पे आपका नाम लिखा हुआ होगा और आपके नाम के चर्चे होंगे, आपके गीत गाए जाए करेंगे। तो ये है। तो आई ऑलवेज चूज दोज 5% जिसमें यू नो ग्लोरी ज़्यादा है, जिसमें हीरोइज्म ज़्यादा है और जिसमें मरने के बाद भी आपका नाम है, आप हमारे, ना कि वो 95% जहाँ पे जिंदा रहने के लिए ज़्यादा सोचना है। इट इज़ लाइक दैट। और मैंने मतलब कि इट इज़ आई एम आई विटनेस कारगिल की वार में, कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में मैंने अपने सीनियर्स को देखा है। मेरे 2 गार्ड्स में जो ऑफिसर थे, 22 कैनेडियन में जो थे, जो लोग तगड़े निडर रहे ना, उनका कुछ नहीं हुआ। और बाकी 5-10% तो डेली बाइक एक्सीडेंट में कितने लोग ज़ाया हो रहे हैं। और ठीक है, इतना एक फौज में अगर हमने ज्वाइन कर रखा है तो मर गए तो वो ठीक है यार, क्या ये इसके बाद पड़ रहा है। कारगिल के बाद फिर ऑपरेशन पराक्रम हुआ। पराक्रम में था मैं, आई वाज इन पराक्रम। क्या था ये मतलब बड़ी ऐसे है कि हम फुल आर्मी मोबिलाइजेशन कर रहे थे, वी वर अबाउट टू हिट पाकिस्तान। नहीं, उस टाइम पे वो जो इनिशियली तो पार्लियामेंट अटैक हुआ जी, और पार्लियामेंट अटैक के शाम को ही, जिस दिन अटैक हुआ तो शाम को एक बार मैं माफी चाहता हूँ, मैं एक बार वापस कारगिल पे जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये था कि हमें एलसी क्रॉस नहीं करनी है, हमें जितना एलसी क्रॉस नहीं करनी है, अपना एरिया पूरा वापस ले लेना है। हाँ, और उसका शांति स्थापित कर देना, शांति स्थापित, किसी और आईबी वगैरह को तो टच नहीं करना। बट ये वॉर कितने महीने चली? ये 2 महीने चली है, फुल फ्लैज 2 months, 2 महीने चली। और कैजुअलिटीज हमारी साइड से, उनके साइड से? हमारी साइड से 525 हैं, उनके साइड से 14-1500 हैं। लेकिन वो जब अपनी बात करते हैं तो उनकी अपनी ऑडियंस है सुनने वाली, उनको बताने के लिए वो बोलते हैं हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो तो बोलेंगे वो हाँ, वही बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे। लेकिन ये मेरे को पता कि 15 से 18 मैंने अपने साइड क्रीमेट करवाई हैं, 15 से 18 डेड बॉडीज दिस साइड ऑफ दी। उन्होंने लेने से मना कर दिया तो हमने उनको क्रीमेट किए। तो ये एक फुल स्केल वॉर था, मतलब कारगिल वाज अ वॉर, वार था, इट वाज वार इन बट इन लिमिटेड एरिया और लिमिटेड टर्म्स ऑफ रेफरेंस आल्सो। बिल्कुल। और क्या हमने अपनी मैक्स एयर कैपेसिटी वगैरह सब यूज की थी? थोड़ी बहुत यूज की, लेकिन फाइनली हम भी एस्केलेट नहीं करना चाहते थे। एस्केलेट नहीं करना चाहते थे। एंड एस्केलेट का उस टाइम पे कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि वी वर नॉट रेडी। आपने एक बात बोली थी, वी वर नॉट। उस टाइम पे आई रिमेम्बर कि श्रीलंका से नहीं, साउथ अफ्रीका से 42,000 रुपए का एक शेल आता था बफोर्स का, 42,000 का एक शेल आता था साउथ अफ्रीका से। और एक दिन में 5-5 हजार शेल जाते थे। और साउथ अफ्रीका से आना, और ये उसी टाइम पे इन द मिडिल ऑफ द वार हम मंगवा रहे थे। तो एवरीथिंग इज लाइक डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड। इट इज ठीक है। अब ऑपरेशन पराक्रम,
वो पराक्रम का मैं आपको बताता हूँ कि वी वर एट पिथौरागढ़। अभी हम कारगिल लड़ाई के बाद वी वर कारगिल डिफेंडिंग बटालियन। 2 साल हम कारगिल पे एलसी पे रहे और वहाँ से हम वापस आए पिथौरागढ़ आए हुए अभी 3-4 महीने हुए थे, तो ये हो गया पार्लियामेंट अटैक। और पार्लियामेंट अटैक के बाद ऑल इंडियन आर्मी वाज मोबिलाइज और उस टाइम पे फुल फ्लेज वार के पूरे चांसेस बन गए। ऑल इंडियन आर्मी मोबिलाइज्ड और कारगिल में ऑल इंडियन आर्मी वाज नॉट मोबिलाइज्ड। कारगिल में ऑल इंडियन आर्मी वाज नॉट मोबिलाइज्ड। और पराक्रम में तो आपने राजस्थान, गुजरात, वो ये रन ऑफ कच्छ से लेके सब जगह पे आर्मी डिप्लॉय कर दी थी, मतलब कि इन दोज फ्रंट्स। अच्छा, मतलब आप यू वर गोइंग फॉर ऑल आउट वार के लिए सोच रहे थे कि हाँ, और कंट्री वाज रेडी, आर्मी वाज रेडी, सब कुछ था। बाद में टल गई। और टलना भी अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन इंडियन आर्मी वाज तो फुल फ्लेज रेडी की हाँ ठीक है, एनी टाइम वी कैन गो अक्रॉस। हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देख लिए थे, सिलेक्ट कर लिए थे कि यहाँ पर अटैक 22 कनेडियर करेगी, वहाँ पर 13 कमाऊ करेगी, वहाँ पर GR करेगी, ये सब कुछ तय था। लेकिन फिर पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा वो कि ठीक टाइम है, नहीं है। वो उनका काम टाइम भी है, नहीं था। हमारा काम लड़ना है, उनका काम जो है डिसीजन लेना है। वो टाइम तो नहीं हमारे था। को जो भी ऑर्डर्स मिलेंगे वी विल फॉलो दैट है। वो टाइम नहीं था वॉर का। नॉर्मली ना वो पराक्रम लटक गया था। क्यों? इनिशियली मतलब कि जब ये कुछ मैंने मतलब इसके बारे में मैंने जो सुना है वो ये था कि बहुत सारे इसमें कैजुअलिटीज हो रही थी। नहीं, कोई कैजुअलिटी वगैरह कुछ नहीं हुई थी। और पराक्रम में ही जब एक्टिवेशन वो बाद में हुआ था। वो बाद में हुआ कि जब ना हमने सब जगह पे माइन फील्ड जो है लगा दिए थे। हाँ। और जब माइन लगाए हुए लोगों के खेतों में लगे, उनको जब वापस रिकवर करोगे आप तारन से और खेमकरन से और इधर, तो कैजुअलिटी तो होती है। वो बारिशों में किसी तरह से माइन स्लिप करके इधर का इधर चले जाता है, अंडर दी सॉइल होता है, नहीं पता लगता, पैर गलत जगह पड़ जाता है, तो वो कैजुअलिटी, इतनी कैजुअलिटीज एक्सेप्टेड, कोई बड़ी बात नहीं है। यार एक्सपेंडेबल यार, कोई वो थोड़े ना ह्यूमन क्या है, ठीक है, या तो कोई बहुत बड़े बड़े आप मोदी हो या यू नो इंदिरा गांधी हो या क्या नाम है अपना जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम आज़ाद हो, कि कोई बड़े बड़े काम कर रहे हो। बाकी देश के लिए ठीक है, आपकी एक जान जाने से बाकी हजारों जानें बच रही हैं, क्या क्या फर्क पड़ रहा है। एंड यू आर बीइंग पेड फॉर दैट आल्सो। अच्छी खासी तनख्वाह दे रही है गवर्नमेंट, और ये डेली तो मौका आता नहीं। आपकी पूरी सर्विस में 2-4 बार ऐसा मौका आएगा जब आप आमने सामने, और वो भी 30-40 सेकंड का काम होता है, चाहे मरना चाहे मारना। तो उस टाइम पे अगर आपको डर लग गया तो फिर किस लिए आप इतने साल पे कूट रहे थे। ऐसा एक मोमेंट बताइए ना 30-40 सेकंड का, जहाँ पे आप बहुत बार हुआ मेरे साथ, तो है मैं तो कोई एक बेस्ट ऑफ बोलते ना मोस्ट थ्रिलिंग काइंड ऑफ एनकाउंटर। हाँ नहीं, ये मणिपुर में था जब जिस ऑपरेशन में मेरे को सेना मेडल मिला है। उस ऑपरेशन में आई वाज इशूड अ थ्रेट लेटर, ये वो सारा कुछ हो गया। क्यों थ्रेट क्यों? आप बिल्कुल मतलब कि कारगिल से उस तरफ जा रहे हो तो ये अच्छा, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसे मोमेंट बहुत सारे आए, मतलब कि मैंने आई डाइड डेथ 4-5 टाइम। हाँ, बहुत बार बड़ा फ्लैट किया मैंने डेथ के साथ, और हो जाता कुछ तो हो भी जाता। और यू नो बुलेट तो उसकी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में उसको दीवार मिलेगी, घास मिलेगी, घोड़ा मिलेगा, आदमी मिलेगा, उसको तो लगनी है। तो ये पराक्रम आपने बताया, कारगिल आपने बताया। हाँ, पराक्रम का ये था कि पूरी तैयारी हो चुकी थी, बाद में इट वाज पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से ये टल गया। फिर हमारे को कश्मीर में डाल दिया कि इलेक्शन कराने हैं, फिर हम कश्मीर में वापस CI रोल में आ गए एक बार फिर से। फिर वहाँ पर हमने मिलिटेंट पकड़े मारे, बस इस काम में लगे हुए थे। फिर वंस इलेक्शंस वर ओवर देयर तो देन वी वर मोबिलाइज्ड बैक। सर, ऑपरेशन पराक्रम, कारगिल, और डायरेक्शन बिल्कुल ऐसा लगता है अभी चेंज हो गया। अभी GPS, ड्रोन्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स पता नहीं कहाँ से ट्रैक हो रहे हैं, ह्यूमन इंट, टेक्निकल इंट, सब कुछ फीड आ रहा है और गुंबज फोड़ के मिसाइल घुस जाती है। और ये कहानी मुझे ऐसा लगता है सर कहीं ना कहीं शिफ्ट हुई है। वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड, शायद डॉक्ट्रीन वाइज भी, मे बी डिफेंसिव ऑफेंस, जो डोभाल साहब बार बार उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि उरी में हमारे बूट्स गए, सर्जिकल स्ट्राइक्स, बूट्स ऑन द ग्राउंड, फिर एयर स्ट्राइक्स। तो यहाँ पे लोकल पॉलिटिशियंस ने बोल दिया भाई दोनों का प्रूफ दिखा दो,
और फिर जो भी ऑपोजिशन में रहता है वो ये क्वेश्चन जरूर पूछने लगता है, फिर ग्लोबल मीडिया क्वेश्चन करने लगती है कि अरे बालाकोट में यार वो टंकी गिरा के आ गए थे हम, दिस वाज द नैरेटिव दैट कि हम टंकी के सर फ्यूजलाज गिरा के आ गए हैं, नहीं कुछ हुआ वो नहीं। नहीं है। देन 2015 में सर उरी से पहले हमने ठोका था बर्मा में, म्यांमार के जंगल्स में, आफ्टर आई गेस चंदेल। और आपने इतने डिटेल में बताया कि हाउ द नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। देन यू गो बैक टू 2019, फिर से आपने कहा कि आपने जॉइंट ऑपरेशंस किया है म्यांमार के साथ, बट इवेंचुअली मतलब वी नो व्हाट वी डू। और अब 2025 में आप बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद इधर भी, हम नहीं कह रहे सर, उल्फा कह रही है कि हमें ठोक के गई है इंडियन आर्मी, बिल्कुल ठोक के द डिप्लोमेट लिख रहा है कि हु हैज टारगेटेड इंडियाज आर्क एनिमीज इन म्यांमार, हु हैज टारगेटेड, ये तो अननोन, पता नहीं, अदृश्य, इंडियन आर्मी ने डिनाई कर दिया। म्यांमार का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट उल्फाज वर रेडेड एंड रेडेड वेल, तो ठीक है उसमें, ठीक है सर, म्यांमार की बात है, मतलब उनको ठोका गया है, अब कहाँ ठोका गया है छोड़िए, अभी जहाँ पर उनको जहाँ मिलेंगे वहाँ ऑब्वियसली जहन्नुम में मिला देंगे, या तो म्यांमार में जगह ना मिले उनको, हाँ, और अगर म्यांमार जगह दे रहा है तो फिर तो पटाखे भी सुनेगा वो, उसमें क्या दिक्कत है, फिर तो बांग्लादेश भी सुन सकता है कभी, सारे सुनेंगे, बारी बारी सबका नंबर आएगा, सबको सुनना, जिसने भी गेम में, मतलब इंडिया के अगेंस्ट यू कैन नॉट डू दैट ना, यू कैन नॉट डू दैट। या तो आप हमारे को इन्फॉर्म करो कि आपके इतने लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं, इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, इसका मतलब यू आर विद देम, यू आर either you are with us or you are conspiring against India, हाँ, and इंडिया if के you are अगेंस्ट doing खेल that रहे तो हो, you have to taste everything। ये बात ठीक है। तो ये स्टांस क्या चेंज हुआ, ये पहले हम लिमिटेड वॉर कर रहे थे, कारगिल वाज अ लिमिटेड वॉर, लिमिटेड सेक्टर्स, लिमिटेड टारगेट्स, डोंट क्रॉस द LC, क्या चेंज हुआ, व्हाट चेंज्ड? चेंज क्या हुआ है, देखो 2014 के बाद तो चीज़ें बदली हैं और साफ तौर से बदली है, ठीक है। अभी ये हो गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ठीक है, और डिफरेंट मेथड यूज़ किए गए हैं हर बार। पहले हर बार होता था कि सिर्फ आप आर्मी को लगाओगे और वो क्रॉस करके जाएगी और वो करेगी। तो अभी तो सारी फोर्सेस को मौका मिल रहा है कि हवा से भी हो गया, ज़मीन से भी हो गया, अभी पानी से भी हो जाएगा, एंड वी आर वेटिंग, कि मतलब है कि हाँ मौका तो दे पाकिस्तान, सो दैट एक बार फिर हम घूम के आए वहाँ से। तो ये है जब विल होती है, जब आप यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट नॉनसेंस, तब इसी तरह से जवाब दिया जाता है। और जब आपको ये होता है कि ठीक है चल रहा है क्या करना है, तब आपका जो रिस्पांस होता है वो सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट रिस्पांस होता है तो जो आपके इनिमी हैं या नेबर हैं वो ज़्यादा मतलब है कि अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं, एक्टिविटी करते हैं। सो दैट सॉफ्टनेस इज, जितनी भी ये स्ट्राइक हुई है, पहले ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई है, अभी ऑपरेशन हुए है, इट इज़ अ स्ट्रांग मैसेज कि अभी हम अपने घर बैठे बात नहीं करेंगे, अभी आपके घर में आके और अपनी इच्छा अनुसार जो करना है वो करके वापस जाएंगे। तो दिस इज क्लियर कट मैसेज। उधर भी कभी नहीं कोई क्रॉस किया था, म्यांमार में, पाकिस्तान में कभी ऐसे कोई क्रॉस नहीं किया था, किया भी होगा तो कभी बोला नहीं था। अभी तो इंडिया बोलता है कि हाँ, ये मैंने सुना है कि सर्जिकल स्ट्राइक टाइप पहले भी लोग जाते रहे, गए भी हैं, मैं मानता हूँ इसको, लेकिन हम कभी ओपनली बोल के कुछ नहीं थे। अभी हम दुनिया को दिखाते हैं कि नहीं भाई हम ये करेंगे, देख लो, ये टारगेटेड किया। इस बार तो वीडियो रिलीज करके ना सब कुछ, व्हाई नॉट, सारी वीडियोस पर सर जो हमने रिलीज की ना, उससे बढ़िया वीडियोस, मतलब उससे बेटर क्वालिटी की वीडियोस पाकिस्तान से आई सर, जो मतलब उनको खुद के बनाए हुए थे, और उन्होंने सर्कुलेट भी कर दिया कि हमारी असलियत ये है। हाँ, वो आराम से बाइक चला रहे हैं, बम फट रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। दिवाली बन गई है, दिवाली क्या बन गई है, वहां पर भी बहुत सारे दुखी लोग बैठे हुए हैं जो ये दिखाना चाहते हैं कि ये हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी खुश थोड़ा ही ना है, वो ऐसे कोई उसको, वो खुद तो नहीं, मेरे को लगता कि पाकिस्तान को देश तो ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि ये पहलगाम करना पड़ा? मतलब मेरे सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए कश्मीर को अपने साथ एंगेज रखना उसकी मजबूरी है। क्यों? सारी फंडिंग उसके नाम से आती है, वो कश्मीर को बचा रहा है, वो मुसलमानों को बचा रहा है, वो सबके आगे यही दुआई देता है ना कि हम तो
उनका साथ दे रहे हैं, उसके लिए हम लड़ रहे हैं, हमारा पर्सनल क्या है? और इसलिए इसमें पैसे दो आप हमें। तो कहाँ से ये सारी फंडिंग वर्ल्ड बैंक तक दे रहे हैं? इन द मिडल ऑफ द वार जो है $1 बिलियन वर्ल्ड बैंक जो है पैसा दे रहा है। ये कहाँ का मतलब है कि कौन सा वर्ल्ड बैंक था या, और ये कैसे इम्पार्शियल हो सकता है? हाँ, ये IMF वाला जो कैसे इम्पार्शियल हो सकता है वो? हाँ, टाइम ही देखो ना। वन वे इट इज मोरल बूस्टिंग ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वो जो मर्जी देते हैं, जो इंडिया ने करना है वो करना ही करना है। इंटरनेशनल मनी फॉर टेररिज्म, इंटरनेशनल मनी फॉर टेररिज्म, ये पूरा चारों तरफ, राइटली सेड। ये हर जगह से इनका कोई ना कोई सोर्स आता है। मिडिल ईस्ट से भी यही कह के उठाते होंगे, सबसे पैसा उठाते हैं, उधार उठाते हैं, जो लिया हुआ है वापस नहीं करते। और जैसे इनके पास पैसा आता है ये प्लान करना शुरू कर देते हैं ना, बिल्कुल 5-10% लेके। 5-10% क्या? So is that a game कि भाई मेरे को पैसा कहीं से भी मिलेगा, मैं उसको कश्मीर के नाम पे साइफन ऑफ करके अपनी बजट, मतलब पाकिस्तानी आर्मी की बजट में ऐड करता जाऊंगा? वहाँ पे भी ऐड करते होंगे, लेकिन वहाँ पर क्या, आधा तो वो करप्ट लोग हैं, आधा तो खुद खा जाते हैं। पाकिस्तान के उसमें तो कितना ही जाता होगा, आई हैव डाउट्स, सीरियस डाउट्स। लेकिन ये है कि आधा खा लिया, आधा उग्रवाद आतंकवाद के ऊपर लगा दिया, और बस इसी पे सर्वाइवल है। सारी दुनिया में नाच गाना करना है कि कश्मीर 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 कश्मीर, जो कि पाकिस्तान के आकाओं को भी पता है कि ये कभी हमारा हो ही नहीं सकता। उनको ये भी पता है 100% कि POK वापस लेगा इंडिया, ये जाना ही जाना है, और फिर भी उसी के नाम की दुहाई देके वो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, जो भी एक टाइम की मिलती है, वो भी एक टाइम भी नहीं मिलती होगी सबको, मेरे को लग रहा है। तो स्टैंडर्ड्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। आपका बेस्ट मोमेंट ऑपरेशन सिंदूर का, और कुछ रिग्रेट्स? सबसे मैं ये पूछता ज़रूर हूँ कि क्या मतलब, और क्या था, मतलब क्योंकि सबके अंदर कुछ मलाल था, अचानक से रुक गया। नहीं, मेरे को मैं वो सिंदूर का आपको बताता हूँ कि इससे ज़्यादा खुशी मेरे को कभी नहीं हुई जिस तरह का इंडिया का रिस्पांस था। और मैं अपने लिए ये आशीर्वाद समझ रहा था, ब्लेसिंग्स, कि मेरे को ये भी देखने का मौका मिला है। और 2 दिन में निर्णायक मोड पे पहुंच गया सारा कुछ, और इसके अगर एडिशन 2 दिन और मिल जाते तो हे भगवान 2 दिन और दे दो। हाँ, हे भगवान 2 दिन और, क्योंकि उस टाइम पे जो मोमेंटम बना हुआ था और जो एयरफोर्स ने किया और जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, मेरे घर से ना एयरफोर्स स्टेशन और एयरपोर्ट जो है ज़्यादा दूर नहीं है, इट इज़ क्रो फ्लाई 800-900 मीटर। अच्छा। और मैं वहाँ से सारा कुछ आई वॉज विटनेसिंग, और सारा कुछ जो भी ड्रोन शॉन्स मिसाइल्स जो कुछ भी आ रहा था, और रास्ते में ही न्यूट्रलाइज हो रहा था, रास्ते में ही गिर रहा था, और इधर से जो कुछ भी। इतना ज़्यादा है। बॉर्डर एरिया में मैं फ़ोन करके पूछ रहा हूँ कि क्या चल रहा है, तो बोले मजे में कुछ नहीं है, बस आवाज़ें सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो अच्छा, बॉर्डर पे वो मार नहीं रहे थे, मतलब दे वर नॉट यूजिंग आर्टिलरी? कुछ थोड़ा बहुत सुना है कि हुआ है, बाकी जगह पे तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो ये सब कुछ ऊपर से चल रहा था। वॉलीबॉल मैच था सर, ये वही। अच्छा। और वॉलीबॉल भी एक तरफ से ही हो रहा था, दूसरी तरफ से नहीं हो रहा था। मुरीद के जो है ना, मेरे को सब बेस्ट लगा, क्योंकि मैं उसकी 2-4 बार कहानियां सुना था कि हमारे पास इतने टैंक है, हम दिल करता है उधर जाएं, कब जाके ठोकें इनको। तो सिंदूर में सबसे पहले उसी की खबर लगी कि हिल गया मुरीद के। यस। वॉलीबॉल मैच, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर से जो कुछ भी आया, वॉलीबॉल मैच का क्या होता है, जो विनर होता है ना, इधर से जो भी आता है उसको मार के वापस उसी तरफ गिरा देता है वॉली, ठीक है। सो वॉलीबॉल मैच की एक तो सारा कुछ हवा में हुआ, और जो कुछ जो लूजर होता है उसी की तरफ जाके गिरता है, विनर की तरफ नहीं गिरता, क्योंक't इस तरफ तो बॉल ही नहीं है ना। तो वो रास्ते में उसको रोक दिया। तो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट वॉलीबॉल मैच। एंड ब्रह्मोस का तो मजा ही कुछ और। ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस को अभी पाकिस्तान को भी पता लग गया कि ब्रह्मोस क्या है। नहीं, हमने बोला है ना, फ्री में हमेशा देते रहेंगे जब जरूरत होगी। नहीं, वो उन्होंने मांगा है, उन्होंने कहा था कि भाई हमें ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी चाहिए, फ्री में देंगे।